हमारे राज्य में हिंदुत्व की राजनीति चरम सीमा पर है। इसी महाराष्ट्र में ट्रेन में चलते हुए बुजुर्गों की दाढ़ी खींची गई, वो मराठी थे। मेरे लिए महाराष्ट्र ही राष्ट्र है। उत्तर भारत के लोगों को राम के जमाने से आगे आने की जरूरत है। आपके अपने राज्य में लोग राम राज लाने की बात कर रहे हैं। बोर्ड पर भी जो राम दिखता है वो वायलेंट राम है, हिंसक राम है। मेरे जैसा वेल सेटल्ड प्रोफेसर क्या सिस्टम को चैलेंज नहीं कर सकता? मराठी वाले आपसे चिढ़ते नहीं? आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। मुंबई शहर में कबूतर होना मराठी होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पर हमला क्यों नहीं हुआ होगा, या आपकी नौकरी कैसे बची हुई होगी? हमारा ये वीडियो बाहर आएगा तो मैं बहुत सारी गालियां लोगों से खाने वाला हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और हमारे साथ हैं दीपक पवार। आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और समझने की कोशिश करें कि भाषा को लेकर, संस्कृति को लेकर और राष्ट्रवाद को लेकर इस देश में जो तूफान खड़ा किया जा रहा है ख़ास राजनीतिक विचारधाराओं द्वारा, उसकी हकीकत क्या है। क्योंकि जो शख्स हमारे साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर दीपक पवार महाराष्ट्र में बेहद लोकप्रिय शख्सियत हैं। मराठी को लेकर इनका ज़बरदस्त काम है। मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मराठी अभ्यास केंद्र चलाते हैं। और कमाल की बात है सर कि मैं जब आपकी प्रोफाइल देख रहा था तो पता चला कि आप डिपार्टमेंट ऑफ सिविक्स एंड पॉलिटिक्स के प्रोफेसर हैं। मतलब राज्य प्रशासन राजनीति के आप माहिर हैं। तो आपको क्या कहा जाए, आप पॉलिटिक्स के प्रोफेसर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप लैंग्वेज एक्टिविस्ट हैं, या आप राष्ट्रद्रोही हैं? हाँ, तो अभी पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं बहुत बड़े वक्त के बाद में किसी से हिंदी में बात कर रहा हूँ YouTube चैनल पर, क्योंकि मैं सोच समझकर लोगों से ये कहता हूँ, मीडिया के हमारे दोस्तों से, कि अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आप मुझसे मराठी में बात कीजिए, क्योंकि ये मेरी भाषा है। लेकिन मुझे लगता है कि आपसे मुझे बात करना इसलिए ज़रूरी है, आपको मुझसे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि मराठी की जो राजनीति, हम सांस्कृतिक राजनीति कर रहे हैं, जिसे हम महाराष्ट्र धर्म की राजनीति कहते हैं, उसके बारे में उत्तर भारत के सारे माध्यमों में जिस तरह की सोच है, जिस तरह का विचार है, उसको अगर किसी तरह से काउंटर किया जाना है तो मुझे लगता है कि आपकी मदद से, आपकी साथ लेकर मैं लोगों के सामने जा सकता हूँ। अभी आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर तो हूँ, मैंने कॉलेज में पढ़ाया है, मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, और लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिटिक्स, फेडरलिज्म, स्टेट पॉलिटिक्स, ये मेरे अपने इंटरेस्ट के विषय हैं। और मैं पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो एक्ट कर रहा हूँ, भाषा का कोई भी काम बेसिकली पॉलिटिकल है। तो अगर कोई आपको कहता है कि मैं भाषा के लिए काम करता हूँ लेकिन मेरा काम नॉन पॉलिटिकल है, तो या तो वो आदमी झूठ बोल रहा है, या उसको जो कुछ काम कर रहा है उसके बारे में ठीक से पता नहीं है। तीसरी बात आपने मुझे जो कही कि आप राष्ट्रद्रोही हैं क्या, तो मुझे राष्ट्रद्रोही कह सकें ऐसे बहुत सारे लोग मेरे सामने आज हैं। एक जो उसमें से गुट है वो उत्तर भारत के हिंदी भाषी लोगों का होगा, जिनको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में कोई भी आदमी अगर मराठी के बारे में कुछ बात करता है, मराठी मानुस के बारे में कुछ बात करता है, भाषा के बारे में बात करता है, तो जैसे कुछ हिंदी चैनलों की मैंने हेडलाइंस पढ़ी थी राज ठाकरे साहब के बारे में कि फिर से उगला राज ठाकरे ने जहर। तो अब मैं उतना तो पॉपुलर हूँ नहीं राज ठाकरे जी के इतना, लेकिन वो अगर बहुत जहर उगलते हैं तो हो सकता है कि मैं थोड़ा जहर उगलता हूँ, तो इस अंदाजे से मुझे राष्ट्रद्रोही कहा जा सकता है। लेकिन जो ऐसा कहना चाहते हैं, मैं उनको एक ही सुझाव दूंगा, जैसे आपने शुरू में कहा कि इस इंटरव्यू को वो अंत तक देखें। मैं उनको ये भी सुझाव दूंगा कि थोड़ा कष्ट लेकर मैंने जो मराठी में कुछ जगहों पर कहा है, इंग्लिश में कुछ जगहों पर कहा है, वो भी सोचकर देखें। और शिवसेना की राजनीति, एमएनएस की राजनीति और हम जो महाराष्ट्र धर्म की राजनीति, सांस्कृतिक राजनीति खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें क्या साम्य है, क्या भेद है, इसके बारे में अगर लोग ठीक से जानने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि राष्ट्रद्रोही कहने वाले लोग, गाली गलौज करने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या कम हो सकती है या उनकी इंटेंसिटी कम हो सकती है। लेकिन
अगर इस आपके इंटरव्यू के बाद में भी अगर लोगों के मन में इस बारे में का ख्याल नहीं बदलता है, तो भी मुझे इस बारे में पूरा कन्विक्शन है मेरा कि मेरी भाषा, मेरा समाज और मेरी संस्कृति के लिए मैं जो कर रहा हूँ वो महाराष्ट्र धर्म का काम है। तो अगर नॉर्थ बेल्ट का कोई मुझे राष्ट्रद्रोही कहता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर का कोई आदमी मुझे परोकियल कहता है, तो मैं उससे ज़रा भी आहत नहीं होता हूँ। मुझे लगता है कि द वे दे आर थिंकिंग, उनकी सोच की वजह से मेरा इनफैक्ट वजूद और पक्का होता है और मुझे इस बात की क्लैरिटी आती है कि मैं ठीक दिशा में चल रहा हूँ। राजनीतिक सवाल पर आएंगे और ख़ासकर जब आपने जिक्र कर ही दिया है राज ठाकरे का, तो उद्धव ठाकरे पर भी आएंगे। लेकिन आपने महाराष्ट्र धर्म की बात की, तो महाराष्ट्र धर्म या राष्ट्र धर्म? देखिए, मेरे लिए महाराष्ट्र ही राष्ट्र है। ये जो एक सुनने के बाद में लोगों को बहुत गुस्सा आता है। क्या बात है कि हमने स्वतंत्रता पाई, जब स्वतंत्रता पाई तब इस देश के दो टुकड़े हुए, धर्म के आधार पर हुए। अब अगर आप संविधान सभा की सारी चर्चा को देखें तो संविधान सभा की चर्चा के पहले 1920 से जब से गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली, उसी वक्त से उन्होंने सारी कांग्रेस को भाषा के मुद्दे पर डिवाइड किया था, विभाजित किया था। लेकिन जब संविधान सभा की चर्चा चल रही थी, पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ और लोगों को लगा कि अगर एक धर्म की वजह से देश के टुकड़े हो सकते हैं तो भाषाओं की वजह से बहुत तकलीफ हो सकती है। इसलिए चाहे वो दार कमीशन की रिपोर्ट हो, जेबीपी कमेटी की रिपोर्ट हो या उसके बाद में आई हुई फजल अली कमीशन की रिपोर्ट हो, राज्यों की पुनर्रचनाओं को आगे आगे ढकेला गया। महाराष्ट्र को अपना राज्य मिलने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, 107 लोगों ने बलिदान किया। तो अगर हम महाराष्ट्र के बारे में सेंटिमेंटल हैं, अगर हम महाराष्ट्र के बारे में भावुक हैं, तो इसलिए भी भावुक हैं कि महाराष्ट्र हमने लड़के लिया है। और हम महाराष्ट्र के लिए इसलिए भी भावुक हैं क्योंकि महाराष्ट्र की भाषा और संस्कृति को 2-2.5 हज़ार साल का इतिहास है। तो महाराष्ट्र और राष्ट्र का जो द्वैत है, जो बाइनरी है, वो अगर आप मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या रैपिड फायर की तरह से पूछेंगे तो मैं महाराष्ट्र और राष्ट्र के बीच में महाराष्ट्र ही चूज़ करूँगा, इसके बारे में मेरे दिल में कोई शंका नहीं है। लेकिन मैं ऐसा आपसे उल्टा पूछना चाहता हूँ, क्या इस तरह का बाइनरी सवाल पूछना इस देश में ठीक है? क्या ऐसा सवाल आप बिहार में पूछते हैं? क्या ऐसा सवाल लोग बंगाल में पूछते हैं? क्या ऐसा सवाल लोग पंजाब में पूछते हैं? क्या ऐसा सवाल नॉर्थ ईस्ट में पूछते हैं? तो ऐसा क्या है? हमारे राज्य के नाम में राष्ट्र नाम का एक शब्द है जो हमारी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि किसी समाज जो जिस तरह का इंटरनल कॉलोनियलिज्म नॉर्थ बेल्ट का हम बहुत सालों से सहते आ रहे हैं, उस वजह से आप हमें कॉर्नर करें और हमको बताएं कि अगर महाराष्ट्र में आने वाले किसी आदमी को, किसी माइग्रेंट को कुछ सवाल पूछा जाए तो तुरंत हम लोगों को पूछा जाता है कि आपको महाराष्ट्र चाहिए कि राष्ट्र चाहिए। जब उत्तर भारत में बड़े दंगे होते हैं, जब उत्तर भारत में बाबरी मस्जिद गिर जाती है, जब उत्तर भारत में या गुजरात में 2002 के दंगों से वहाँ से मुसलमानों को भागना पड़ता है, तब कोई गुजरात को सवाल नहीं पूछता कि गुजरात पहले आएगा कि राष्ट्र पहले आएगा। तो महाराष्ट्र के लोगों को इस तरह से क्यों चुना गया है कि आप हमें इस तरह की स्पेशल अनटचेबल ट्रीटमेंट मास मीडिया में, नेशनल मीडिया में दी जाती है कि हम कुछ भी करें, हम अपने अधिकारों के लिए वैसे तो लोग बोलते ही नहीं हैं। जब भी बोलते हैं तब मराठी लोगों को ये पूछा जाता है कि क्या आप राष्ट्र को नहीं मानते? आप मराठी लोगों का राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूशन देखिए, चाहे आर्म्ड फोर्सेस में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे और सारे एजुकेशनल और फील्ड में हो। तो मराठी लोगों को अपनी राष्ट्र के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए और क्या करना चाहिए? क्या नसें काट कर लेनी चाहिए? जब नसें काट कर लेंगे तभी मराठी लोगों की राष्ट्र निष्ठा पर सारे सो कॉल्ड नेशनल मीडिया, हिंदी मीडिया इज नॉट द नेशनल मीडिया, हिंदी मीडिया इज द काउ बेल्ट मीडिया, हिंदी मीडिया स्पीक्स फॉर मोर नंबर ऑफ पीपल। तो और मैंने भी मानता हूँ कि मराठी मीडिया भी बहुत रिप्रेजेंटेटिव मीडिया है, लेकिन मेरा कहना है कि आप किस हद तक, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं इन जनरल जनता को कह रहा हूँ कि हर वक्त मराठी लोगों को किसी कॉर्नर में ढकेल देना और ये पूछना कि आप ऐसा करते हैं तो आप राष्ट्रद्रोही हैं, आप प्रतिगामी हैं, आप नैरो माइंडेड हैं। जो चीज़ें कर्नाटका में जायज़ हैं,
कर्नाटक रक्षण वेदी के बारे में किसी को कुछ कहना नहीं है, बंगाली पोखो के बारे में किसी का कुछ कहना नहीं है, पंजाबी लोगों के बारे में किसी का कुछ कहना नहीं है, तमिलनाडु में आपसे उबर वाला भी हिंदी में बात नहीं करता है, किसी का कुछ कहना नहीं है। लेकिन मराठी लोग अपने जेन्युइन इंटरेस्ट के बारे में कुछ कहते हैं तो लोग सवाल पूछते हैं कि राष्ट्र या महाराष्ट्र में आप क्या चुनोगे। तो इस तरह की बाइनरी चुनने का कंपल्शन अगर कोई इकोसिस्टम केवल मराठी लोगों के लिए करती है तो मुझे लगता है ये हम लोगों के लिए बहुत अनफेयर है। क्या भाषा पूछकर या भैया कहकर या किसी की पहचान की वजह से उसके साथ हिंसा करना, कहीं नहीं पूछते हैं वो एक अलग सवाल है, लेकिन अगर ये पूछकर हिंसा की जाती है या हिंसक इरादों से ये पूछा जाता है, क्या उसकी तरफदारी हो सकती है? नहीं तरफ। अब देखिए 2007 का चुनाव है मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। बाला साहब ठाकरे ने दोपहर का सामना नाम का एक हिंदी पेपर निकाला है जो अभी भी चल रहा है। उस पेपर की हेडलाइन है ठाकरे साहब की एक शिवाजी पार्क की सभा में उन्होंने उस भाषण में कहा है कि हमारे दुश्मन कौन है, उत्तर भारतीय हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन मुसलमान हैं। तो वो वहाँ पे कहते कि हिरवा सांप, ग्रीन स्नेक्स, वो हमारे दुश्मन हैं। और बाद में वो कहते हैं कि आप हमको घाटी मत कहिए, हम आपको भैया नहीं कहेंगे। तो ये जो है, ये आप हमें घाटी मत कहिए, हम आपको भैया नहीं कहेंगे, ये कहाँ से आया है? तो लोगों को ऐसा लगता है कि भैया ना कहें तो उत्तर भारतीय शिवसेना जैसी एक हिंदुत्ववादी पार्टी को वोट दे सकते हैं। मराठी लोगों को ऐसा लगता है कि उनको घाटी ना कहा जाए तो उनका जो सेल्फ एस्टीम है, जो कल तक थोड़ा नीचे दबा हुआ था, वो थोड़ा ऊपर आया है। अब जब आप कहते हैं कि किसी को भैया कहकर पूछकर हिंसा करना क्या जायज़ है, क्या उसका समर्थन किया जा सकता है, आप ये चेक कीजिए। राज ठाकरे जी ने जब 2006 में उनकी पार्टी निकाली और उत्तर भारतीयों के खिलाफ उनका आंदोलन शुरू हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस तरह के इंसिडेंसेस हुए, जिस तरह की वारदातें हुई वो जायज़ हैं, लेकिन जिस तरह से हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उन सारी वारदातों को फिर से रिपीट किया, इट इज़ लाइक रीलिविंग दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स। मैं आपको ये बता दूं कि मुझे लगता है इंडिया टुडे या आज तक की अपनी खुद के उस मैगज़ीन में उनका साल भर का जब उन्होंने जायज़ा लिया है तब उनको सबसे ज़्यादा टीआरपी कब मिला है, उस उनकी खुद की एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है कि राज ठाकरे के उत्तर भारतीय विरोधी आंदोलन में उस पर्टिकुलर ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी मिला है। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी वारदातें होना अगर जायज़ नहीं है तो ऐसी वारदातों को हज़ारों बार दिखाकर उसका उत्तर भारत में मार्केट बनाकर उस मार्केट से उत्तर भारत की अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमी, मीडिया इकोनॉमी तैयार करना, खड़ी करना, क्या ये जायज़ है? तो इस तरह के वारदातों का अगर मैं निषेध करता हूँ, अगर उसे मैं गलत मानता हूँ, तो इस तरह की वारदातें जब राज ठाकरे साहब ने उनकी पार्टी निकाली तब हो रही थी। अभी आप कल्याण में देखिए, भिवंडी में देखिए, ठाणे में देखिए, ऐसी कल हम यहाँ पुणे में कुछ लोगों से मिले हैं, तो पुणे में कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर उत्तर भारतीयों की संख्या काफ़ी पैमाने पे है, वहाँ पर गणपति की आरती मराठी में नहीं करनी है, ऐसा लोग कहते हैं और ऐसा लोग करवा कर लेते हैं। आपको लगता है ये जायज़ है? ये राज्य अगर लोगों ने अपने बलिदान पर उनको मिला है, तो यहाँ पर आने वाले लोगों ने, लोग कहते क्या है, आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे उत्तर भारतीय लोग हमको बताते हैं कि मैं समझ सकता हूँ लेकिन बात नहीं कर सकता हूँ। आप यहाँ पर अगर 6 महीने से आए हैं तो मैं आपका ये आर्ग्यूमेंट मानता हूँ। आप 20 साल से आए हैं, 40 साल से आए हैं, आपकी तीसरी जनरेशन है, तो आपको और कितना वक्त चाहिए इस राज्य की भाषा को समझने के लिए? और ये होने के बाद में अगर लोगों को गुस्सा आता है तो कौन से राज्य में नहीं गुस्सा आएगा? कुछ मेरे रिश्तेदार, मैं जिस ज़िले से आता हूँ वहाँ से कुछ लोग सोना चांदी का व्यापार करने के लिए देश के अलग अलग इलाकों में जाते हैं। वो जहाँ पर जाते हैं मराठी लोग, वहाँ की संस्कृति में घुल मिल जाते हैं। ये उत्तर भारत के हिंदुओं को, मैं केवल हिंदुओं को नहीं कह रहा हूँ, उत्तर भारत के हिंदुओं को और उत्तर भारत के मुसलमानों को ये क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उत्तर भारत के हिंदुओं को लगता है कि इस देश के ओनर वो है, क्योंकि वहाँ से 84 सीटें लोकसभा की आती हैं।
उत्तर भारत के जो देवबंदी और वहाबी मुसलमान हैं उनको लगता है कि वैसे मुगलों के बाद में जो जब सारी सत्ता निकल गई है वापस आएगी तो उनको ही मिलनी चाहिए। तो उत्तर भारत का हिंदू और उत्तर भारत का जो मुसलमान है उसका जो कल्चरल एरोगेंस है, वो कल्चरल एरोगेंस अगर आपका इतना है तो मेरा कहना है कि व्हाई डोंट यू स्टे बैक इन योर ओन स्टेट। तो आपको किसी भी प्रकार किसी वारदात का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो राज्य इतने इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और एक बात आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई पूरे देश में लोगों को कहीं भी जाने का अधिकार है। मैं मानता हूं कहीं भी जाने का अधिकार है, संविधान ने कहा है, लेकिन संविधान ने ये तो नहीं सोचा है ना कि किसी राज्य से 2-2, 3-3 करोड़ लोग दूसरे राज्यों में जाएंगे। दिस इज नॉट माइग्रेशन, दिस इज एक्सोडस। इस तरह का एक्सोडस होता है तो इस राज्य की रिसोर्सेस पर जिनका पहला अधिकार होना चाहिए वो लोग अगर पूरी तरह से बाहर फेंके जाते हैं तो लोग रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये मेरा आपसे तो आप नम्र सवाल है। मानते हैं कि दरअसल ये दबाव डालना कि आपको भाषा सीखनी ही पड़ेगी या आप यहाँ काम करने के लिए नहीं आ सकते, और अगर आए हैं तो आपको एक टाइम फ्रेम में एक भाषा सीख लेनी चाहिए, ये दरअसल एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है? नहीं, ये इस तरह की बात है जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गई थी। दीपक जी, आप पहले आप यहाँ के पॉलिटिशियंस पर दबाव क्यों नहीं बनाते? मुझे नहीं पता कि पार्लियामेंट में महाराष्ट्र के किसी नेता ने ये बिल पेश किया हो, बेशक प्राइवेट मेंबर बिल हो, कि आप बताइए कि आपको 10 साल में सीख लेनी होगी मराठी या तमिल या तेलुगु। ऐसा कुछ होना चाहिए। देखिए, ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो कर्नाटका में भी हो रहा है, तमिलनाडु में भी हो रहा है। और आप मुझे बताइए कि जैसे माइग्रेशन ह्यूज नंबर में यहाँ पे लोग आते हैं तो उसके लिए तो किसी ने पार्लियामेंट में बिल नहीं पेश किया है कि इस तरह से हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है, तो इस तरह से एक्सोडस डेवलप्ड स्टेट्स में होगा। तो यहाँ पर आने के बाद में लोगों को यहाँ की भाषा सीखकर यहाँ की संस्कृति में, यहाँ के कल्चर में असिमिलेट होना है। इसके बारे में पार्लियामेंट्री बिल पेश करने की क्या ज़रूरत है? सर, आप बार बार भाषा को लेकर बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि अगर लोग मराठी बोलने लगेंगे तो समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, कम से कम कल्चर को लेकर। लेकिन इसी महाराष्ट्र में ट्रेन में चलते हुए बुज़ुर्गों की दाढ़ी खींची गई, वो मराठी थे, वो मराठी बोलते हैं, मराठी कल्चर वो किसी भी मराठी के बराबर उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ और पुश्तों से। तो ये तो अब आज कह रहे हैं कि भाषा सीख लेंगे तो समस्या हो जाएगी, कल आप कहेंगे कि धर्म में आ जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल एक राष्ट्र, एक भाषा, एक फूल, एक फल वाली बात नहीं है। आपने जो सवाल पूछा है वो मुझे बहुत ज़रूरी इसलिए लगता है कि हम एप्पल्स और ऑरेंजेस की कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो आपने कहा कि किसी दाढ़ी वाले आदमी की दाढ़ी खींची गई है, ये महाराष्ट्र में पिछले 10-15 सालों से जिस तरह का, जिसका आपने जिक्र किया, एक देश एक संस्कृति एक धर्म, ये जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव में हम ऐसा मानते हैं कि महाराष्ट्र का मराठी हिंदू केवल मराठी नहीं है, मराठी मुसलमान भी मराठी है, मराठी क्रिश्चियन भी मराठी है, मराठी बौद्ध, मराठी जैन भी मराठी है। और ये जो सारे लोग हैं जो महाराष्ट्र के गांव में तबके में रहते हैं, उन सारे लोगों को अलग दिखाना, उन सारे लोगों को की एक अलग पहचान बनाना, ये इसलिए हो रहा है कि हमारे राज्य में हिंदुत्व की राजनीति चरम सीमा पर है। हिंदुत्व की राजनीति 2014 से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चरम सीमा पर है, लेकिन आरएसएस यहाँ पे पैदा हुआ है। आरएसएस की जो पूरी पेनिट्रेशन है वो महाराष्ट्र के बॉडी पॉलिटिक में है। तो आप जिसका जिक्र करते हैं वो जो बात है, वो बात कि इस राज्य में हिंदू या मुसलमान कोई भी व्यक्ति हो जिसकी भाषा मराठी है, वो इस महाराष्ट्र धर्म का अनुयायी है, ऐसा हम मानते हैं। और इसलिए अगर इस बारे में किसी भी तरह की हरकत की जाती है कम्युनल एलिमेंट्स की तरफ से, तो हम लोग जब से हम एक्टिविज़म में है, हम कार्यकर्ता, हम इस बारे में उसके खिलाफ बोलते आए हैं कि इनफैक्ट हम जब से इसके खिलाफ बोलते आए हैं, ना केवल उत्तर भारत से हमें कार्यकर्ताओं को गालियां मिलती, यहाँ का जो कम्युनल फेनेटिक हिंदू एलिमेंट है उसको भी लगता है कि लैंग्वेज के बारे में बोलने वाले लोग ये लेफ्ट लिबरल हैं।
तो ये जो लेफ्ट लिबरल है, लेफ्ट लिबरल तो बहुत सौम्य वर्ड है उसके लिए, अभी तो अर्बन नक्सल कहते हैं वो लोग। तो ये हम ये कहना चाहते हैं, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि इस तरह से भाषा का मुद्दा आगे लेकर जाना हम ज़रूरी समझते हैं, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, यहाँ का मराठी बोलने वाला हर एक व्यक्ति हमारे लिए मराठी है, और इसलिए उसके खिलाफ किसी का बर्ताव है, कोई आइडियोलॉजी है जो आरएसएस की है ऐसा हम मानते हैं, उसके खिलाफ हम काम करते आए। अभी आपने बाल ठाकरे के एक बयान का जिक्र किया आज़ाद मैदान में, उन्होंने हरा सांप किया था। अभी हम पुणे में, अच्छा पुणे कहा तो एक बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि हम पुणे में इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये इंडी जर्नल का दफ्तर है जिसको प्रथमेश और प्राजक्ता अपने साथियों के साथ मिलकर चलाते हैं। तो अगर आपको ज़रूरी लगता हो तो आप उनके पेज पर ज़रूर जाएं और इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे लोगों की मदद करना जो इस मुश्किल समय में एक बहुत व्यापक लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं बहुत कम संसाधन में, तो आपकी तरफ से ये मदद होगी प्रथमेश और प्राजक्ता और उनके साथियों की कि एक दफ़ा आप इंडी जर्नल पे जाएं और सब्सक्राइब करें, इसको पसंद करें, लोगों तक फैलाएं। सर, सवाल ये था कि आपने बाल ठाकरे के एक बयान का जिक्र किया कि उन्होंने हरा सांप कहा था। 2 दिनों से मैं पुणे में हूँ और जितने लोगों से मैंने बात की, सबने ये कहा कि उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे के बेटे इररिलेवेंट हो गए थे। आपने भाषा को लेकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और इसका सारा फ़ायदा जो है उद्धव ठाकरे ले गए, तो इतनी बड़ी मदद आपने क्यों की? देखिए, मैंने उनकी मदद करना, उनकी या किसी और की भी मदद करना, ये हमारे कैंपेन का उद्देश्य नहीं था। अब बात ऐसी है कि हम एनजीओ नहीं है लेकिन सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं। जब तीसरी भाषा की कंपल्शन का मुद्दा आया अप्रैल 2025 में, जून 2025 में दूसरा जीआर गवर्नमेंट ने लाया और हमने कैंपेन एक चालू किया। जब हमने कैंपेन चालू किया तो दोनों भी जो सेनाएं हैं वो वैसे डॉर्मेंट थी, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके प्रतिनिधि थे, वो हमारे प्रोग्राम में आए, लेकिन उनकी पार्टी की अपनी जो सोच थी, वो सोच विकसित होने में उनको कुछ वक्त लगा। लेकिन वो सोच जब उन्होंने, जो कुछ उनका निर्णय था उन्होंने लिया, वो लेने के बाद में गवर्नमेंट को विरोध करने की उनकी जो ताकत है, वो ताकत और मराठी अभ्यास केंद्र जैसे छोटी संस्था की ताकत, इसमें फ़र्क है। ये एक बात है। दूसरा, ये सारा काम हमने खड़ा किया है, जैसा आप जानते हैं, प्रथमेश और सारे हमारे दोस्त जानते हैं। लेकिन मीडिया को, मीडिया हमारा मराठी मीडिया हो या हिंदी मीडिया हो, सभी लोगों को इस काम की अहमियत का पता कब चला है, जब उद्धव ठाकरे जी के साथ में मैंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, तो उन्होंने मातोश्री पर जो कॉन्फ्रेंस ली, उस वक्त मीडिया को ये पता चला कि ऐसा भी कोई एक्टिविस्ट है और ऐसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना बड़ा काम करती है। तो हम पिछले 15-20 सालों से काम कर रहे थे, लेकिन ये हमारी मीडिया का, मराठी मीडिया का भी एक इंटेलेक्चुअल स्टार्वेशन है उनका, कि उनको ये पता नहीं चला कि इस तरह की कुछ अलग सोच लेकर भी लोग काम कर सकते हैं। तो दोनों ठाकरे, उसके बाद में दोनों भाई एक साथ में आए, उनकी पार्टियां साथ में आई। जिक्र हुआ, मेरे काम का जिक्र हुआ। लेकिन देखिए, ये जब मेरे काम का जिक्र होता है तब कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जैसे मैंने कल आपसे इनफॉर्मली बात करते हुए कहा कि हम 2002 में जब काम करते थे तब लोगों को लगता था कि हम शिवसेना वाले हैं। 2006 के बाद में हम काम करने लगे, तब तक सेना पूरी तरह हिंदुत्व के पास चली गई थी, तो लोगों को लगता था हम एमएनएस के पास है। तो हमारा काफ़ी सारा वक्त हम इनसे अलग हैं ये बताने में चला गया है। लेकिन आप हैं किसके साथ? देखिए, मैं मेरे साथ हूँ। मैं आपको बताऊं कि मैं मेरे साथ इसलिए हूँ कि जो मराठी कारण मैं कहता हूँ, मेरी सारी टीम कहती है, मैं अकेला नहीं कहता हूँ, हमारी सारी टीम कहती है। हमको ऐसा लगता है कि शिवसेना और एमएनएस की आइडियोलॉजी की दिक्कत क्या है कि इन दोनों की आइडियोलॉजी रिएक्शनरी है, रिएक्टिव है, और इन दोनों की आइडियोलॉजी में जब कोई गलत चीज़ होती है, जैसे साउथ इंडियंस ने बहुत सारे रोजगार बटोर लिए, ऐसा बड़ा साहेब ठाकरे को लगा, तो उनका एजिटेशन शुरू हुआ। नॉर्थ इंडियंस के बारे में राज ठाकरे जी का शुरू हुआ। हमें ऐसा लगता है कि इसके आगे जो मराठी लोगों की प्रॉब्लम्स है, जैसे कल से हम बात कर रहे हैं मराठी स्कूलों की,
आज अगर मराठी लोग अपने बच्चों को मराठी स्कूलों में नहीं डाल रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी नॉर्थ इंडियंस की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी साउथ इंडियंस की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी मराठी लोगों को इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि मराठी लोगों का ये ध्यान हट चुका है कि अगर स्कूल बंद हो जाएगी तो भाषा खत्म हो जाएगी, भाषा खत्म हो जाएगी तो इस राज्य की जो अपनी एक आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो आपने जो मुझे कहा कि मैंने उनको क्यों मदद की, तो मैंने उनको नहीं मदद की, हमने समाज में इस तरह का एक वातावरण निर्माण किया, एक तैयार किया, और इस वातावरण को तैयार करने के बाद हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस क्या है कि हम खुद ही एक पॉलिटिकल फ्रंट बने। तो खुद पॉलिटिकल फ्रंट बनने के लिए जिस तरह का मास मोबिलाइजेशन चाहिए हमारे पास नहीं है, खुद पॉलिटिकल फ्रंट बनने के लिए जिस तरह के रिसोर्सेज चाहिए हमारे पास नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह का पोस्ट शिवसेना, पोस्ट एमएनएस, महाराष्ट्र धर्म बेस्ड पॉलिटिक्स खड़ा रहना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से उत्तर भारत के श्रोताओं को, प्रेक्षकों को, दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप 1950 में मत रहिए, आप 1960 में मत रहिए, आप 2006 में मत रहिए, आप 2026 में क्या चल रहा है ये सोचिए। और ये सोचने के लिए पहले उत्तर भारत के लोगों को राम के ज़माने से आगे आने की ज़रूरत है। वो अगर राम के ज़माने से आगे आएंगे, इस वक्त में आएंगे, तो उनको पता चलेगा कि जो वातावरण हम लोगों ने तैयार किया है उस वातावरण का उपयोग इस आइडियोलॉजी का पॉलिटिकल कंसोलिडेशन करने वाले किसी को भी मिल सकता था। आप उत्तर भारत के लोगों को राम के ज़माने से आगे आने की बात कर रहे हैं और आपके अपने राज्य में लोग राम राज लाने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो राम राज्य है ना, ये कोई गांधी जी का राम राज्य नहीं है, ये रेशिम बाग वालों का राम राज्य है। ये अगर रेशिम बाग वालों का राम राज्य है तो आप हमारे यहाँ पर भी, आप यूपी रेफरेंस के लिए बता दें, रेशिम बाग जो है वो आरएसएस का मुख्यालय है नागपुर में, वो मोहल्ला है जहाँ उसको बसाया गया है। हो सकता है कि आप चिकित्सा के अंग से इसके बारे में कहें, कुछ लोग वहाँ पे टूरिज्म के लिए आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, हमारे यहाँ पे अभी रिक्शा के बोर्ड पर भी जो राम दिखता है वो वायलेंट राम है, हिंसक राम है। जो राम की यहाँ पर, चाहे वो नासिक का काला राम हो या और जगह की राम की मूर्तियाँ हो, यहाँ का जो राम पीसफुल राम था, उस राम को हिंस्त्र राम बनाने का जो पूरा नैरेटिव 1992 से 2022 तक, ये एक हमारा देश विश्व गुरु होने की दिशा में जाने के वक्त तक जो किया गया है, हमारे राज्य में भी क्या हुआ है कि हमारे राज्य को ये बीजेपी के लोग, संघ के लोग, और जिनको यहाँ पे अब ब्रूटल मेजॉरिटी है, वैसे 3 पार्टियों की सरकार है हमारे पर, लेकिन वो एक ही पार्टी है। ये जो दूसरी 2 विकास के लिए वहाँ पर कूदी हुई पार्टियाँ हैं, वो पार्टियाँ नहीं है, वो ठगों की टोलियाँ हैं। तो वो उस तरफ गई हैं। कोई पागल आदमी इस राष्ट्र राज्य का उस पर भरोसा नहीं करता है। जिनके मुंह में पैसे ठूसे गए हैं, ऐसे कुछ लोग अगर आप छोड़े तो महाराष्ट्र में कोई भी इस विकास के सो कॉल्ड नैरेटिव पे भरोसा नहीं करता है। लेकिन उनके सामने इतना पैसे का अंधेरा, पैसे का छाया हुआ है कि वो इसके बाहर देखना नहीं चाहते। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि ये सारे जो लोग हैं, इन सारे लोगों को किस तरह का राम राज्य चाहिए? ऐसा राम राज्य चाहिए जहाँ पर मुसलमान इनसिक्योर रह सके। लेकिन मुसलमान तो शुरुआत है, उसके बाद में वो क्रिश्चियनों के पास जाएंगे, बुद्धिस्टों के पास जाएंगे। और ये क्यों कर रहे हैं? एक तो आरएसएस के 100 साल हो चुके हैं, तो 100 साल की उनकी बहुत सारी उपलब्धियों से उनकी एक बड़ी उपलब्धि उनको जो यहाँ पर दिखाई देती है कि महाराष्ट्र उनके नए फैसिज्म की एक नई प्रयोगशाला है, जो उन्होंने यूपी में कर दिखाया है, एमपी में कर दिखाया है। जहाँ से आरएसएस का उगम हुआ है, वहाँ पर अगर इस तरह का रैपिड मोबिलाइजेशन वो नहीं कर पाते हैं तो वो उनके लिए भी काफ़ी शर्मनाक है। तो ये कोई लोगों में न्याय देने वाला राम राज्य नहीं है, ये नए कोरोनी कैपिटल को अच्छी तरह से बसाने वाला, नए पॉलिटिकल ठग्स को मोबिलाइज करने वाला ऐसा राम राज्य है जो कि विच शुड बी कंसिडर्ड एज अ मैटर ऑफ शेम फॉर द टर्म राम राज्य। लेकिन अब वो पॉपुलर किया गया है लोगों की तरफ से। तो अगर किया गया है तो मैं चाहता हूँ, अगर मैं अपने राज्य के बारे में कुछ आस्था रखता हूँ, तो जो उत्तर भारत का राम राज्य के नाम पर किया गया है,
मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे राज्य का राम राज्य के नाम पर हो। उत्तर भारत के लोगों को इस जो राम राज्य का नैरेटिव है उससे बाहर आ जाना चाहिए। बहुत जल्दी बाहर आ जाना चाहिए। आप देखिए कोविड के वक्त यहाँ से बहुत सारे मजदूर बहुत दिनों दिन चलते हुए उत्तर भारत में गए, बहुत उन्होंने दुख सहा है इस सारी परिस्थितियों में। वहाँ उसके बाद में इलेक्शन हुआ है वहाँ पर, एम आई राइट? 2022 का इलेक्शन वहाँ हुआ है। लोग जब दुख सहते हैं, लोग जब प्रॉब्लम सहते हैं, और लोग जब देखते हैं कि इस सारी भुखमरी में, इस सारी आपदा में जो समाज का सबसे निचला तबका है वो ज़्यादा सहता है, वो ऐसा होने के बाद में आप मुझे बताइए कोई योगी आदित्यनाथ को कैसे चुन सकता है? इस तरह की रैबिड कम्युनल गवर्नमेंट कैसे आ सकती है? अगर रैबिड कम्युनल गवर्नमेंट इतनी बड़ी आपदा के बाद, आपदा को सहने के बाद में, भुखमरी को सहने के बाद में, बुलडोजर राज को सहने के बाद में अगर लोग इसी तरह की गवर्नमेंट चुनते हैं, तो या तो आप उस तरह के उस फेक नैरेटिव के विक्टिम हैं या लाभार्थी हैं। आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो सरकार है वो कम्युनल नहीं है उस तरह से जैसे उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कंपेयर इस तरह से, ये अच्छा ये बुरा नहीं, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी कम्युनल है। महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, वहाँ का हमारा मंत्री जो फिशरीज डिपार्टमेंट का मंत्री है, जिसको इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, वो कहता है कि मुसलमानों को नाला सुपारा में ठीक रहना चाहिए, मुसलमानों को मीरा रोड में ठीक रहना चाहिए। तो मुसलमानों को ठीक रहना चाहिए तो हिंदुओं को भी ठीक रहना चाहिए, सभी को ठीक रहना चाहिए और सभी को खुश भी रहना चाहिए। तो महाराष्ट्र में इस तरह की लैबोरेटरी का बहुत बड़े पैमाने पे प्रयोग हो रहा है। और महाराष्ट्र में जो होता है, क्योंकि यहाँ पे पैसा बहुत है, इस पैसे की मदद से यहाँ की चीज़ों को रेप्लिकेट करना बहुत आसान होता है, लेजिटिमाइज करना बहुत आसान होता है। सर, इस पैसे वाले बात पर आएंगे, लेकिन अभी अभी चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में, खासकर बीएमसी के इलेक्शन। लगभग 25 साल के बाद वहाँ से ठाकरे परिवार का पत्ता साफ हो गया। अब आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में उस तरीके से ग्लोरियस अचीवमेंट नहीं रहा आरएसएस का, जिस तरीके से उसने उत्तर प्रदेश और गुजरात को लेबोरेटरी बनाकर और उत्तर भारत के अन्य राज्यों को जैसे मध्य प्रदेश वगैरह उसको किया। तो ये बताइए कि आप, और उसमें जो रिजल्ट रहे हैं उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका भी रही है, वो यहाँ के साधारण नागरिक भी बताते हैं। कैसे देखते हैं खासकर बीएमसी के रिजल्ट को, एआईएमआईएम के उभार को और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी के अलायंस को? देखिए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के अलायंस की वजह से दोनों पार्टियों को 71 सीटें मिली हैं। मुझे लगता है कि अगर थोड़ी प्रगल्भता, थोड़ी मैच्योरिटी दोनों पार्टीज़ दिखाती और जो कैंपेन उन्होंने शुरू किया उससे 1-1.5-2 महीने वो पहले शुरू करती, तो हो सकता था कि चीज़ें बदल सकती थी। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। ये उनके अपनी अपनी काम की एक आदत है, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन ये आपने जो कहा कि ठाकरे सरकार, ठाकरे की सत्ता पलट दी गई, वो तो टेक्निकली सही है। लेकिन आप अगर देखें तो 2017 में जो यहाँ के चुनाव हुए थे, तब बीजेपी को 82 सीटें थी, अब बीजेपी को 88 सीटें हैं। तब वो अलायंस में थे शिवसेना के साथ में, नहीं, अलग अलग थे, आई एम सॉरी। तो वो 82 सीटें थी। और आज ये टेक्निकली 3 पार्टियों का अलायंस है बीजेपी का। शिंदे की जो पार्टी है उसके बारे में वो ये डिसाइड नहीं कर पाए कि इनको नीचे दबाना है या इनका साथ लेना है। तो इस कंफ्यूजन में इनको 88 सीटें मिली है, उनको 29 सीटें मिली है, और ठाकरे को 71 सीटें मिली है। तो मुझे एक लगता है कि दोनों ठाकरे भाइयों के लिए भी एक अच्छा लेसन है कि आपको सत्ता के विरोध में रहकर मुंबई जैसे शहर का बजट, जो बहुत सारे राज्यों से भी ज़्यादा है, इस बजट पर कुछ कंट्रोल रखने की अहमियत, कुछ कंट्रोल रखने की ताकत आपकी पार्टी रखती है या नहीं रखती है। तो हो गया ऐसा पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में कि कोई भी विपक्षी दलों में नहीं रहना चाहता है। सब लोग चाहते हैं कि जो भी कुछ करना है वो सत्ता पक्ष में जाकर करना है। तो ठाकरे, दोनों ठाकरे के लिए ये चैलेंज ये रहेगा कि उनकी पार्टी में आज जो लोग हैं वो लोग अगले 2 सालों में, 3 सालों में रहे, और अगर
इन लोगों में से कोई डिफेक्शन होता है तो बीजेपी ने जो चीज़ें राज्य के स्तर पर हासिल की हैं, हो सकता है वे उसी तरह की चीज़ें उनको बीएमसी के स्तर पर भी वो हासिल कर सके। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि जो लोग इतनी प्रतिकूल स्थिति में अपनी पार्टी में रहे हैं और उनको भी बहुत सारी टेम्पटेशंस आई होंगी, क्योंकि लगभग चुनाव ना लड़ने के लिए लोगों को 5 करोड़ 10 करोड़ रुपयों का टेम्पटेशन दिया गया था। तो अगर ये लोग रहे हैं तो हो सकता है कि ये लोग तुरंत पार्टी को ना छोड़ जाए। तो ये दोनों सेनाओं के बारे में बात है। आपने एआईएमआईएम के बारे में कहा, तो एआईएमआईएम का जो जिक्र हुआ वो सहर शेख नाम की जो लड़की है जिसने मुमरा में नहीं, उस वजह से नहीं मैं कह रहा हूँ, उनकी महाराष्ट्र के इतिहास में ही लगभग 125 के आसपास सारे कॉरपोरेशन और नगर परिषद एक वजह मुझे ऐसी लगती है कि कांग्रेस पार्टी को लोग, मुसलमान कांग्रेस पार्टी को एक लिमिटेड पैमाने तक अपना मसीहा मानते थे। तो आज कांग्रेस पार्टी की ऐसी हालत है कि कांग्रेस पार्टी खुद को ना बचा पाए, ऐसी स्थिति में है। तो मुसलमानों को विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में कुछ हद तक उद्धव ठाकरे के पास लोग गए थे, मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट किया है। तो अब मुसलमानों के पास 2 चॉइसेस थे, एक तो कांग्रेस के साथ जाना, क्योंकि मुसलमान वैसे राज ठाकरे के पास जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है 2019 के बाद में जो मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स और ये सारे इर्रिलेवेंट मुद्दे राज ठाकरे ने निकाले, उन मुद्दों की वजह से मुसलमान उनके लिए वोट करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो कांग्रेस को वो वोट करते, लेकिन कांग्रेस के जीतने की जहां पर उम्मीद नहीं थी वहां पर मुझे लगता है कि लोगों ने एआईएमआईएम को चुना है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। तो अब महाराष्ट्र में इतने लोगों की बी टीम है, जैसे कुछ लोग प्रकाश अंबेडकर को आरएसएस की बी टीम कहते हैं, हाँ बी टीम कहते हैं, कुछ लोग एआईएमआईएम को भाजपा की बी टीम कहते हैं। और ये राव साहेब दानवे जो अभी कुछ साल पहले बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इम्तियाज़ जलील के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक ये कॉन्टेस्ट नहीं करते तब तक हम जीतते नहीं हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये ऐसा एक मिसिंग मोमेंट ऑफ इनोसेंस नहीं है, ये सोची समझी हुई स्ट्रैटेजी है। मुझे ये कौन किसकी ए टीम बी टीम है इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि एआईएमआईएम की जो पॉलिटिक्स है और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो इक्वली डेंजरस पॉलिटिक्स है। तो इसमें आप ऑप्शन क्या देखते हैं, क्योंकि शरद पवार की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और अब तो ऐसा लगता है कि वो जनता के लिए कम और अडानी के लिए ज़्यादा काम करते हैं, और अब ये दिखाने में और बोलने में उनको कोई संकोच भी नहीं रहा। तो जनता के पास और ख़ासकर महाराष्ट्र की जनता के पास विकल्प क्या है? बहुत सारे लोग पिछले 2-3 सालों से ऐसा कहते आ रहे हैं कि शिवसेना में जो स्प्लिट हुआ वो सच्चा स्प्लिट है, यानी वो चाहते थे कि अलग जाए, बीजेपी के साथ में जाए। लेकिन एनसीपी में जो स्प्लिट हुआ है वो लोग एनसीपी छोड़ना चाहते थे या उन्हें एनसीपी छोड़कर बीजेपी में जाने के लिए कहा गया ताकि जो 70,000 करोड़ के घोटाले के बारे में अजीत पवार पर एक्यूजेशंस हुआ था वो सब क्लीन, सब वॉश आउट किया जाए। इसके बारे में शरद पवार साहब की जो काफ़ी संदिग्ध राजनीति रही है उसकी वजह से लोग बता नहीं पा रहे। अभी आपने जैसा अडानी का जिक्र किया, सुप्रिया सुळे ने बारामती के फंक्शन में कहा कि ये हमारे भाई जैसे हैं और वो कभी मुझ पर चिल्लाते हैं, कुछ मेरे डिसीजंस ठीक हो या ना हो उसके बारे में अधिकार है मेरे ऊपर, उनका हमारे ऊपर अधिकार है। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा या तो सोचा समझा या सुइसाइडल, ऐसा स्टेटमेंट दूसरा नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा स्टेटमेंट सुप्रिया सुळे उसके पॉलिटिकल रेपरकशंस को सोचे बिना करेंगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। हो सकता है कि अब उनकी पार्टी के लिए उनके लिए पार्टी की अस्तित्व से ज़्यादा हो सकता है अडानी की दोस्ती ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब राज ठाकरे जी ने मुंबई में शिवाजी पार्क में अडानी का सारा चार्ट दिखाया उस वक्त जयंत पाटिल उनकी पार्टी के नेता स्टेज पर थे। तो आप सोच सकते हैं कि उनके लिए ये कितनी एम्बैरेसिंग परिस्थिति रही होगी कि जिसके लिए उनकी पार्टी का प्रेसिडेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट ये वहाँ पर रेड कारपेट डाल रहे हैं, उसी की ही पूरी डिसेक्शन यहाँ पर शिवाजी पार्क पर हो रही है। तो मुझे लगता है कि पवार साहब के बाद में या अभी एनसीपी का
एक विकल्प के रूप में अस्तित्व लगभग खत्म होने आया है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई अब कांग्रेस ही विकल्प है, कि कांग्रेस की तरफ लोगों को देखना चाहिए क्योंकि कांग्रेस हैज़ अ सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस हैज़ अ पेनिट्रेटेड स्ट्रक्चर ऑफ केडर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन महाराष्ट्र की जो कांग्रेस है, उस कांग्रेस में बहुत बड़े पैमाने पे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो जिनके कपड़े मॉडर्न हैं लेकिन सोच फ्यूडल लॉर्ड्स की है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सोच ऐसी है कि कुछ अरसों के बाद में, कुछ समय के बाद में लोग बीजेपी से उब जाएंगे। लोग जब बीजेपी से उब जाएंगे तो लोगों के पास दूसरा कोई चारा ही नहीं रहेगा, तो वो कांग्रेस के पास आ जाएंगे। इस तरह की फेटल डेस्टिनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है महाराष्ट्र में दो कांग्रेस है, एक राहुल गांधी की कांग्रेस है और एक महाराष्ट्र के पुराने फ्यूडल लॉर्ड्स की कांग्रेस है, और उनकी लड़ाई एक दूसरे से ज़्यादा है, बाहर के लोगों से कम है। तो आप जब पूछते हैं कि इससे आगे विकल्प क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है, जो आप कह सकते हैं मुझे कि ये बहुत एम्बिशियस सोच है आपकी या बहुत ही फिल्मी सोच है आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि इस महाराष्ट्र में भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर और मराठी माणूस की आर्थिक स्थिति के आधार पर, उस सोच के आधार पर अगर एक इंक्लूसिव तरह का, जहाँ पे महाराष्ट्र के सारे धर्मों के मराठी बोलने वाले लोगों की एक इकट्ठा राजनीति की सोच हो सकती है, पहल हो सकती है, जिसे हम लोग महाराष्ट्र धर्म की राजनीति कहते हैं, तो वो विकल्प खड़ा होने की संभावना है। लेकिन वो कल नहीं होगा, वो 29 साल में नहीं होगा, हो सकता है वो अगले 5-10 सालों में हो। ये मेरी सोच है। लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई किसी प्रोफेसर को इस तरह की सोच लिखने में तो कुछ होता नहीं, आप पेपर लिखते हैं तो इस तरह की थॉट प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो मैं एक एक्टिविस्ट एकेडमिशियन हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा एक 5 साल का आगे देखकर मुझे ऐसा लगता है। दलित अस्मिता की राजनीति महाराष्ट्र में इस समय सबसे ज़्यादा कौन कैटर कर रहा है? किसकी तरफ दलित झुके हुए दिखते हैं? उनका और स्वाभाविक रुझान उनका क्या रहा है? कैसे दलित अस्मिता की राजनीति महाराष्ट्र में डिरेल होती? देखिए, हम इसको थोड़ा उल्टा देखते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन देखते हैं कि लोग किसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। तो रामदास आठवले की तरफ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि रामदास आठवले के पास अगर आप जाते हैं तो हो सकता है कि आपके कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस का काम हो जाए, लेकिन आपको सीट नहीं मिलेगी, इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि रामदास आठवले उस तरह की चर्चा बीजेपी से करने की हिम्मत ही नहीं रखते। तो अगर बचे हुए बाकी सारे लोग हैं, जो जोगेंद्र कवाड़े हैं, जो वो और उनके बेटे उतने ही बचे हैं। गवई साहब के 2 बेटों में से एक जो है, जो चाहते थे अपनी माँ को दशहरे के दिन संघ स्थान पर ले जाना, वो इसीलिए चाहते थे कि विधान परिषद की कोई जगह उनको मिल जाए। तो ये अगर गुट आप बाजू में रखें तो बचा एक ग्रुप है, वो दलित पैंथर का है, जो मल्लिका अमरशेखर और कुछ लोग देखते हैं, वो भी ऑलमोस्ट डॉर्मेंट ग्रुप है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी का जो प्रकाश अंबेडकर साहब का ग्रुप है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा विजिबल है। ये विजिबल रहना, लेकिन जिस तरह से लोग राज ठाकरे जी के बारे में कहते हैं कि वो आज क्या कहते हैं, कल क्या कहते हैं, उनकी सोच बदलती रहती है, उसी तरह से प्रकाश अंबेडकर साहब की सोच है। और मुझे पता है कि जब मैं ये कहूँगा और जब हमारा ये वीडियो बाहर आएगा तो मैं बहुत सारी गालियाँ लोगों से खाने वाला हूँ। हमारे तो वैसे ही खाएंगे, तो गालियों में भी वैरायटी रहेगी। हाँ, गालियों में भी वैरायटी रहेगी। तो मेरा ये कहना है कि आप क्या सोचते हैं कि आप कांग्रेस ख़त्म करना चाहते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जाना चाहते हैं, या आप बीजेपी की बी टीम है ऐसा आपको लोग बोलते हैं, तो आप बहुत बौखला जाते हैं और आप फिर कहते हैं कि नहीं, ये आरएसएस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आरएसएस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आरएसएस गलत तरह से काम करता है। अगर आप आरएसएस के खिलाफ कोई कैंपेन करना चाहते हैं तो वो कैंपेन, जो ऑर्गेनाइजेशन 100 साल, कुछ साल अंडरग्राउंड और कुछ साल ओवरग्राउंड टिकी हुई है, उसके खिलाफ का कैंपेन आप 2 दिन कैसे चला सकते हैं?
तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो वंचित बहुजन और अलायंस, इस तरह का अलायंस आप बनाना चाहते हैं, उस अलायंस में मराठों का क्या रोल है, ओबीसी का क्या रोल है, दलितों में से जो नॉन बुद्धिस्ट है उनका क्या रोल है। तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए एक स्पेस है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर जी की जो अपनी सोच है, जो उनका राजनीतिक इस तरह का इंक्लिनेशन है, वो इलेक्शन बाय इलेक्शन बदलता रहता है। और जब इलेक्शन बाय इलेक्शन बदलता रहता है तो कभी हमें वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करने वाले लॉयर लगते हैं, कभी वो हमें एक्टिविस्ट लगते हैं, और कभी वो क्रूड और श्रूड पॉलिटिशियन लगते हैं। तो ये उनको, ही हैज़ टू मेक अप हिज माइंड कि वो पॉलिटिकल अलायंस बन के रहना चाहते हैं। और जिस तरह से कांशीराम और मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में एक राजनीति खड़ी करने की कोशिश की, क्या उस तरह का काम वो करना चाहते हैं? तो अगर वो खुद करना चाहते हैं या और कुछ पॉलिटिशियंस की जैसे वो सब कुछ अपने बेटे को सौंपवा कर अब साइड में हो जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इनको सबसे ज़्यादा चांस है। क्या वो अब उस चांस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके बारे में मेरे मन में शंका है। पिछले एक डेढ़ साल में मनोज जारांगे बहुत तेज़ी से उभरे और उनके बारे में तरह तरह की चर्चाएं हुई। कुछ लोगों का कहना था कि वो स्वतः स्फूर्त मूवमेंट था मराठा आरक्षण का, कुछ लोग कहते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि इसके पीछे कांग्रेस है। दीपक पवार को क्या लगता है? देखिए, जैसे आपने कहा, अलग अलग वक्त में हमें ऐसा अलग अलग लगा है, सब लोगों नॉर्मल सिटीजन्स के जैसा। तो जब ये कैंपेन शुरू हुआ था, तब महाराष्ट्र में किसी भी चीज़, कोई भी नई चीज़ शुरू होती है तो लोग पहले कहते हैं कि इसके पीछे शरद पवार का हाथ है। तो पहले लोगों ने कहा कि मनोज जारांगे के पीछे शरद पवार का हाथ है। बाद में ऐसा दिखने लगा कि एकनाथ शिंदे जी के जो 10-12 ओएसडी है, उनमें से कुछ ओएसडी उनको मॉर्निंग में मिले, कुछ नाइट में मिले, कुछ वीडियो पे बात की। तो फिर लोगों ने कहा कि शिंदे ने इनको मैनेज किया है। तो शिंदे साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तब जारांगे जी ने कहा कि वो मुंबई में आएंगे, लेकिन वो नवी मुंबई से वापस चले गए। तो फिर लोगों ने कहा कि ये शिंदे का आदमी है। उसके बाद में लोगों ने कहा, जब वो मुंबई में आए और उनको 4 दिनों के बाद में वहाँ से निकल कर जाना पड़ा, 2 आर्ग्यूमेंट्स लोगों ने की। ये सारा कैंपेन फडणवीस ने स्पॉन्सर किया है या मैनेज किया है, मैनिपुलेट किया है, इसलिए कि मराठों की सारी ताकत उनके कंट्रोल में रहे। अब ये जो है, ये सस्पेंस नॉवेल की तरह है। मैं काफ़ी सारा नेटफ्लिक्स देखता हूँ, लेकिन ये मेरी सोच के बहुत परे है कि मैं ये कह नहीं पाऊंगा आपको। यानी मैं ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट्स कर सकता हूँ, लेकिन स्वीपिंग स्टेटमेंट्स करना पागलपन इसलिए है कि मुझे ये पता नहीं है। लेकिन क्योंकि जब वो 200-300 बसेस लाते हैं, जब वहाँ पे उनका 24/7 मंडप लगता है और बहुत सारे बड़े पैमाने पे लोग करते हैं, तो लोग जब भी कहते हैं कि ये सब क्राउड सोर्सिंग से होता है, ये क्राउड फंडिंग से होता है, तो उस पर भरोसा रखना मेरे जैसे एक्टिविस्ट के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि क्राउड फंडिंग इज़ नॉट एज स्पॉन्टेनियस जैसे कि दिखाया जाता है। तो मुझे किसने उनको स्पॉन्सर किया है, किसके लिए उन्होंने काम किया है, इससे भी ज़्यादा मेरे मन में जो सवाल है कि उन्होंने मराठों को जो बताया कि आपको कुणबी प्रवर्ग से आरक्षण मिल सकता है, इसके लिए हैदराबाद गैजेट का उन्होंने जिक्र किया और फिर और सारे सातारा कोल्हापुर गैजेट का भी जिक्र किया। मेरी सोच ये है कि इस तरह से महाराष्ट्र के मराठों को इस एक सवाल का जवाब देना चाहिए कि आप इस देश के एक प्रमुख राज्य की अगर सबसे डोमिनेंट कास्ट के तौर पर 1950 से लगभग 2020 तक थे, 25 तक थे, तो 75 साल तक डोमिनेंट कास्ट होने के बाद में महाराष्ट्र में मराठे, गुजरात में पटेल, कर्नाटका में वोक्कलिगा और लिंगायत, वहाँ पर आंध्र में कामा और रेड्डी, इन जाति के लीडर्स को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि आपने ऐसा क्या किया है कि आपकी डोमिनेंट कास्ट प्रोग्रेस होने के बजाय रिग्रेस और या उनकी डेवलपमेंट कम हुई है। तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर पॉलिटिकल थिंकिंग, देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर इकोनॉमिक थिंकिंग, ये एक प्रॉब्लम है। और आरक्षण जो रिजर्वेशन की डिमांड उन्होंने की,
और जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करनी चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा। जैसे शरद पवार जी ने भी बहुत बार कहा कि इसके लिए पार्लियामेंट को कुछ करना चाहिए। मेरा कहना ये है कि आज फडणवीस पावर में है, बीजेपी पावर में है, तो उनको लोग बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी चाहिए, वो नहीं करेंगे जब तक उनको उसका पूरा फायदा ना मिले। लेकिन अगर महाराष्ट्र के मराठा लीडर्स को इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, ये उनकी सरकार जब दिल्ली में थी, महाराष्ट्र में थी, तब अगर पता था तो उस तरह की प्रोएक्टिव एक्शंस उन्होंने क्यों नहीं ली, ये एक सवाल है। और जरांगे जी का मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम कहते हैं कि उनकी राजनीति की हवा कम हो गई है, हवा निकल इसलिए गई है कि अब कोई इलेक्शन नहीं है। उन्होंने लोकसभा में, विधानसभा में, उनकी सोच हर दिन बदलती रही। उन्होंने कहा कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, बाद में उनको सपोर्ट करेंगे, हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। लेकिन उनको फिर पता चला कि कैंडिडेट खड़े करना ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, तो सपोर्ट करेंगे या ना करेंगे। हो सकता है कि लोकसभा के इलेक्शन में उनके सपोर्ट की वजह से कुछ मराठा कैंडिडेट जीते हैं, विधानसभा में भी उनकी वजह से कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है। लेकिन क्या मराठा कम्युनिटी के लिए उनके आंदोलन के बाद में लोग थोड़ा आगे का सोच पाए हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता है। और मुझे लगता है कि मराठा और ओबीसी जो महाराष्ट्र के जो दो बड़े कास्ट ग्रुप हैं, इनके दिल में एक दूसरे के बारे में जिस तरह का गुस्सा, जिस तरह की नफ़रत पिछले कुछ सालों से पैदा हुई है, ये महाराष्ट्र के इकोसिस्टम के लिए, महाराष्ट्र के बॉडी पॉलिटिक के लिए बहुत बेहद खतरनाक, डेंजरस चीज़ है। ये कभी भी, ये इस तरह का वोल्केनो है जो कभी भी फूट सकता है, और हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स को उसका फ़ायदा भी हो, लेकिन अंततः महाराष्ट्र के लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ होगी। आप प्रोफेसर भी हैं। अब एक सवाल एकेडेमिया से, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं और उत्तर भारत के बहुत सारे इलाकों में प्रोफेसर्स को जानता हूं और उनके काम पर नज़दीक से नज़र रखता हूं, तो वहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो बहुत बेचारा महसूस करते हैं। मतलब मैं आपको सुन रहा था तो लग रहा था कि आप पर हमला क्यों नहीं हुआ होगा या आपकी नौकरी कैसे बची हुई होगी। तो क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेसर्स ने सरेंडर कर दिया है, ख़ासकर आप मराठी का काम करते हैं। अगर हिंदी डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में, तो विश्वविद्यालयों के हिंदी डिपार्टमेंट आरएसएस के अड्डों में बदल चुके हैं। हो सकता है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हों, लेकिन वो अब दिखाना चाहते हैं कि दरअसल वो बुनियादी तौर पर आरएसएस के मेंबर्स थे। आपको दिक्कत नहीं होती? मैं काफ़ी ऑर्डिनरी आदमी हूँ, तो डर सबको लगता है, मुझे भी लगता है। मेरी अपनी बेटी है, मेरे पेरेंट्स हैं, तो मैं इस तरह से जब काम करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, जब वीडियोज़ बाहर आते हैं, और फेसबुक पर लोग उतना कहते नहीं, लेकिन एक्स पर तो बहुत गालियाँ आती हैं। तो जब मैं शुरू में ये सारी चीज़ें देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो कुछ मोमेंट्स मेरे ऐसे जाते थे कि मैं अपसेट हो जाता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, ये होने वाला है। और प्रोफेसर्स की, जैसे मैं आपको कहूँ कि महाराष्ट्र में MP रेगे जैसे बहुत रिनाउंड फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, नरहर कुरुंदकर जैसे प्रोफेसर थे, जो PhD वाले प्रोफेसर नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10-20 सालों में हमारे पूरे देश में ऐसा हुआ है कि प्रोफेसर लोग PhD, एकेडमिक पेपर्स, जर्नल्स, टूर्स, इंटरनेशनल ट्रैवल ग्रांट्स, ये सारा बटोरने में इतने सारे बिजी हो चुके हैं कि उनको दो चीज़ें भूल गए हैं। एक, क्लासरूम में पढ़ाना, और दूसरा समाज के लिए काम करना। तो मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछते हैं, तू इतना घूमता है तो पढ़ाता है कि नहीं? तो ये भी मैं आपके दर्शकों को और सब लोगों को बता दूं कि मैं केवल छुट्टियों में घूमता हूँ, और मेरी छुट्टियाँ लेके घूमता हूँ। जब पढ़ाने का काम है तब पढ़ाना करता हूँ। तो जब मैंने बहुत सारे लोगों से बातें की, जब मैंने राज ठाकरे के खिलाफ लिखा, पिछले 6 महीने में आप अगर देखें तो मैंने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर उनकी चिकित्सा करने वाले बहुत सारे वीडियो किए हैं। लेकिन क्या होता है कि लोग, उनको जो सुनना है वो सुनते हैं, जो देखना है वो देखते हैं। तो जब मैंने उद्धव ठाकरे के बारे में लिखा, राज ठाकरे के बारे में लिखा, शरद पवार साहब के बारे में लिखा, शरद पवार साहब जिस एक संस्था के अध्यक्ष हैं, वहाँ के हिस्ट्री रिसर्च सेंटर में मैं डायरेक्टर हूँ।
तो हो सकता है कि अगर ये मेरी एडिटोरियल्स वो अगर पढ़ें तो हो सकता है वो कल मुझे बाहर निकाल दे। तो ये मेरा कहना है कि अगर मेरे लिखने के बाद में मुझे कोई निकाल देता है तो देन दैट इज़ देयर लॉस। मराठी वाले आपसे चिढ़ते नहीं? आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, आप मराठी का काम करते हैं, आप उनका हिस्सा मार रहे हैं। देखिए, मराठी का काम तो मैं 2002 से कर रहा हूँ, और ऐसा कुछ नहीं कि मराठी के प्रोफेसर लोगों को मैंने कहा नहीं है। मराठी के प्रोफेसर जैसे पॉलिटिकल साइंस के भी है, जैसे मराठी में एक बहुत अच्छा शब्द है पोटार्थी, विच मीन्स लोग अपने पेट के बारे में सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि पेट के बारे में तो सोचना चाहिए, लेकिन आपका पेट इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपको दूसरा कुछ सूझे ही ना। तो जब मैं मराठी के लोगों को कहता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके पीछे हैं। तो मेरा कहना है कि कभी तो मुझे आपके पीछे रहने की अपॉर्चुनिटी दे दो। तो लोगों का ऐसा है कि लोग अभी मैं देखता हूँ स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ और कोई लेक्चर देता हूँ तो वहाँ पर लोग जाते हैं किसी विशिष्ट विचारधारा के और कहते हैं कि इसको कैसे बुलाया आपने। और फिर मेरा कोई वीडियो अगर यूट्यूब पर आता है तो उन लोगों को धमकी मिलती है कि इसका वीडियो आप डिलीट कर दो। मेरे कुछ दोस्त हैं ऐसे जो यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस पर मुझे मिलना नहीं चाहते, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इस बारे में बहुत क्लियर हूँ कि जो कठिन परिस्थिति में मेरे साथ में रहेगा वो मेरा दोस्त है, और अगर मेरी आइडियोलॉजी से ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए जो मेरे साथ में रहेगा वो मेरा दोस्त है। मेरे स्कूल के दोस्त हैं, मेरे कॉलेज के दोस्त हैं जो पूरे मोदी भक्त हैं, पूरे आरएसएस वाले हैं, जिनको लगता है कि मैं बहुत ही पापी इंसान हूँ, जिनको लगता है कि मैं बहुत ही गलत काम कर रहा हूँ। ऐसे सारे लोगों को मैंने ब्लॉक कर दिया है। मैं इस तरह के लोगों को कन्विंस करने में थोड़ी लाइफ है मेरी। मैं ऐसे इस तरह के लोगों को कन्विंस करने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। और मुझे लगता है कि सिस्टम पूरी सोच से काम करने वाले आदमी से, थियोरेटिकली पक्के रहने वाले आदमी से, और जिसकी इंटीग्रिटी के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आदमी से डरती है। तो मुझे लगता है मैं 30 साल का मेरा टीचिंग का करियर है, आप एक चीज़ नहीं बता पाएंगे मेरे करियर में जहाँ पर मैंने एकेडमिकली कोई डिसऑनेस्टी की है। मैं पढ़ाने में बहुत अच्छा टीचर हूँ, ये मुझे पता है। मेरे बच्चे अलग अलग क्लासेस से मेरे क्लास में आके सुनते हैं, ये मुझे पता है। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे पास ये चीज़ें हैं, मेरी सोच विकसित हुई है, और अगर मैं केवल, मेरी माँ मुझसे कहती है जब वो पुलिस कहीं किसी दिन पकड़ती है हम लोगों को आज़ाद मैदान में और वो टीवी वाले दिखाते हैं, तो पुलिस पकड़ती तो बहुत ही ट्रिवियल तरीके से है, लेकिन मेरी माँ 70 साल की है, उसको ऐसा लगता है कि अभी ये हो सकता है वापस ना आए, तो वो बहुत डर जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का डर का जो माहौल है हर एक आदमी के घर में होगा। मेरे जैसा 53 साल का आदमी अगर डरता है तो ये बहुत ही घटिया किस्म का काम होगा। और मैं किसी लेवल पे कंपेयर नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि भगत सिंह के जैसा आदमी अगर 25 साल में फांसी के तख्ते तक जा सकता है, तो मेरे जैसा वेल सेटल्ड प्रोफेसर, मैं भूखा नहीं मर रहा हूँ, मेरे जैसा वेल सेटल्ड प्रोफेसर क्या सिस्टम को चैलेंज नहीं कर सकता है? उत्तर भारत के वो प्रोफेसर, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिस्टम को ऑटोनॉमी इसीलिए दी गई थी कि वो वैचारिक तौर पर स्वतंत्र होकर सोचेंगे और रास्ता दिखाएंगे समाज को और सत्ता को और विपक्ष को। उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो डर की वजह से, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो एसोसिएट होने की उम्मीद में, एसोसिएट है तो प्रोफेसर होने की उम्मीद में, प्रोफेसर है तो डीन होने की उम्मीद में, कुछ बोलते ही नहीं है, उन नो टेक, वो प्लेन स्लेट की तरह दिखना चाहते हैं, बल्कि पहले कुछ लिखा होगा तो उन्होंने डिलीट भी कर दिया। उनको आप क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, मैं ये महाराष्ट्र के लोगों को भी कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के लोग बहुत रेवोल्यूशनरी थे। हमारे लोग शिवाजी का नाम लेते हैं, शिवाजी महाराज का, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों में वो टेम्परामेंट अभी नहीं रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज में लड़ने की ताकत कौन रखता है। मेरे पिताजी मिल वर्कर थे, 3 साल वो टेक्सटाइल स्ट्राइक में थे, और मुझे पता है कि किस तरह से हम लोगों ने गुजारा किया। तो अगर टेक्सटाइल स्ट्राइक में दत्ता सामंत के साथ 3 साल 2.5 लाख लोग स्ट्राइक कर सकते हैं, उसमें लोग मर सकते हैं, तो मैं प्रोफेसर हूँ, मैं 2-2.5 लाख रुपया कमाता हूँ, मैं अगर कुछ हो जाए भला बुरा, तो ऐसा तो नहीं होगा किसी समाज में कि मैं रास्ते पे आ जाऊँगा।
इतना तो गुडविल मेरा समाज में आज भी है। तो मैं हमारे फ्रेटर्निटी को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जब मुंबई मांगी गई थी महाराष्ट्र के लिए, तो हमारे एक मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरपर्सन थे एस.के. पाटिल, उन्होंने कहा था यावत चंद्र दिवाकरो मुंबई मिलनार नहीं, विच मीन्स चंद्र और सूर्य जब तक हैं तब तक मुंबई महाराष्ट्र को नहीं मिलेगी। ये उनका स्टेटमेंट 1955 का है और 1960 में मुंबई मिली है। इसका मतलब ये है, अगर आप बगावत करते हैं, अगर आप फाइट करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल रुकना पड़ता है। चुनाव तो 5 साल में आता है, चुनाव ना भी आए, अगर चुनाव बंद भी हो जाए तो भी किसी समाज में प्रोफेसर जो एक एलिमेंट है, हमें अगर हमारे पास सोचने की जिम्मेदारी है, तो क्या हमारी सोचने की जिम्मेदारी केवल मेरा फार्म हाउस कैसा बनेगा ये है, मेरे पास सोना कितना बढ़ेगा ये है, या मेरी जिम्मेदारी केवल मैं इस तरह के रोटरी टाइप के प्रोग्राम करूं जहां पे केवल नोशनल सोशल वर्क मेरे से होना है। मुझे लगता है कि अगर आप खुद को ज्ञान की प्रक्रिया के रक्षक मानते हैं तो आपको ज्ञान की प्रक्रिया में खुद को घुल-मिल भी जाना चाहिए, अदरवाइज यू डोंट कॉल योरसेल्फ अ टीचर। हिंदी भाषी जनता के लिए आपका संदेश क्या है? आप एक एक्सोडस की तरह महाराष्ट्र में या कर्नाटक में जाते हैं और यहाँ पर आके मराठी लोगों से आपका झगड़ा होता है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपका झगड़ा प्राइमरीली आपके पॉलिटिकल लीडरशिप से है, जिन्होंने उस पूरे राज्य को डिप्राइव्ड रखा है। तो अगर आप वहाँ की लड़ाइयाँ ठीक से लड़ें, अगर वहाँ की कास्ट की लड़ाइयाँ, कम्युनल लड़ाइयाँ अगर ठीक से लड़े और जेंडर की लड़ाइयाँ भी ठीक से लड़े, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और उत्तर भारत में जिस तरह का टकराव, जिस तरह की नफ़रत इस मुकाम पर दिखती है, उसमें काफ़ी सारा बदलाव आ सकता है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि इस बारे में मराठी लोग बहुत प्रोएक्टिवली एफर्ट्स कर चुके हैं। तो मराठी लोगों ने अगर प्रोएक्टिवली अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स किए हैं, तो नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ उत्तर भारतीय पीपल, दे विल हैव टू वर्क। सर, आप बार बार पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं और एक्सोडस कह रहे हैं, लेकिन शिवसेना तो खड़ी हुई तमिलन्स के खिलाफ लुंगी और पुंगी का नारा चला, फिर गुजरात पर शिफ्ट हुआ। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि तमिलनाडु के लोग आ रहे हैं क्योंकि वहाँ गरीबी है और पिछड़ापन है, या गुजरात तो भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से है। तो ये तो उचित प्रेमाइस नहीं है कि अगर कोई पिछड़ा राज्य है तो आप उसके लोगों को पीट देंगे, लेकिन अगर कोई वेल डेवलप्ड स्टेट से आ रहा है तो आप कहेंगे कि आपका स्वागत है, आप उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, आप वो मुद्दा ही छोड़ देंगे। नहीं, आप उस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, आप मुझे बताएंगे? जब साउथ इंडियंस के या तमिलियंस के खिलाफ शिवसेना का एजिटेशन हुआ, तो उस एजिटेशन का प्रेमाइस ये था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में, संगठित क्षेत्र में जो नौकरियां थी, क्लेरिकल, सुपरिंटेंडेंट या इस लेवल की, इंग्लिश अच्छा होने की वजह से वो साउथ इंडियन लोगों को या तमिल या मलयालम लोगों को मिलती थी, जिसकी वजह, और मराठी लोगों को नहीं मिलती थी, इसलिए वो संघर्ष है। उसके बाद में तमिलनाडु में या और राज्यों में वहाँ के लोगों का स्वागत हुआ, ऐसा नहीं है। उन राज्यों में अपने अपने लोगों को एकोमोडेट करने के कुछ और तरीके ढूंढे हैं, जैसे महाराष्ट्र ने अपने लोगों को एकोमोडेट करने के तरीके ढूंढे। तो ये बात नहीं है कि उत्तर भारत से लोग बड़े पैमाने पे आते हैं इसलिए संघर्ष हो रहा है। उत्तर भारत से लोग बड़े पैमाने पे आते हैं और वो इस एरोगेंस के साथ में आते हैं कि इस राज्य से हमें कोई लेना देना नहीं, इस राज्य की संस्कृति से हमें कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट दे ट्रीट महाराष्ट्र सटली एज देयर कॉलोनी। ये संघर्ष का। आप हिंसा की बात कर रहे हैं कि उत्तर भारत से जो लोग आते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो उसका जवाब उनको देना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र के अपने भीतर शाकाहार और मांसाहार के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। वो इसेंशियली उत्तर भारतीय नहीं है, वो हो सकता है यहीं के लोग हों, और ये भी हो सकता है कि उत्तर भारतीयों को लेकर जिस तरह का माहौल है वो पार्टियां इसलिए बनाना चाहती हैं क्योंकि उनका बहुत बड़ा स्टेक उत्तर भारत में है, तो उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बजाय इसके कि आप सीधे सीधे उत्तर भारतीयों को ब्लेम कर दें। जो लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। पिछले 10-15 सालों से, जब से मुंबई का मिल से मॉल में
रूपांतर हो गया है और जहाँ पे बड़े बड़े टावर्स मुंबई में आए हैं, तो ये सारे टावर्स में रहने वाले जो लोग हैं उनमें बहुत बड़े पैमाने पे गुजराती, जैन, मारवाड़ी ये पॉपुलेशन है। और ये जो जैन है, आप ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से वेजिटेरियन लोग हैं। आप बहुत सारे जैनों में देखिए कि वो बाहर जाकर मांसाहार करने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी शुद्धता की कुछ डेफिनेशन ऐसी है कि वो अपनी सोसाइटी में लोगों को इस तरह से नहीं रहने देना चाहते। तो कोई भी मराठी आदमी हो, कोई भी उत्तर भारतीय हो, कोई भी मुसलमान को तो इस तरह की सोसाइटी में अलाउड ही नहीं है, लेकिन मराठी आदमी का सरनेम कोई भी हो, वो चाहे ब्राह्मण हो या बहुजन हो, अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जैनों का कहना है, उनकी सोच है कि इस तरह के लोग हमारे साथ में नहीं रहने चाहिए। ये अलग तरह की अनटचेबिलिटी है, अलग तरह की अस्पृश्यता है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारा पैसा है और 2014 से जब से हमारे देश को नई स्वतंत्रता मिली है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, उस स्वतंत्रता के बाद में यहाँ के मुंबई शहर के, महाराष्ट्र के जो गुजराती, जैन और मारवाड़ी समाज के लोग मकान नहीं मिल रहा मराठियों को, रहने को मकान नहीं मिल रहा है। जहाँ पे लोग दुकान लगाते वहाँ से उनको निकाला जा रहा है। और वो इस तरह की दादागिरी है, उस तरह की दादागिरी का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि मराठी आदमी जो दक्षिण मुंबई में रहता था, दक्षिण मध्य मुंबई में रहता था, दादर जैसे इलाके में रहता था, रीडेवलपमेंट की वजह से, वहाँ की रेंटल कीमतें बढ़ने की वजह से लोग इस तरह से पूरे एमएमआर रीजन में फेंके जा रहे हैं। और जहाँ पर भी जैन, गुजराती, मारवाड़ियों का पॉपुलेशन है, वहाँ पर मराठी लोगों को नहीं रहने को मिलता। इस बारे में कोई नहीं कहता, हमारा पॉलिटिकल क्लास कोई नहीं कहता। और हमारी जो मराठीवादी पार्टियां हैं वो भी इसके बारे में ओकेजनली बोलती हैं। और हमारे जो सत्तारूढ़ पार्टी हमारी जो है, हमारे मुख्यमंत्री है, वो तो खुद इस चुनाव में उन्होंने ऐसा कहा कि सब लोग हमारे हैं। सब लोग तो आपके हैं, लेकिन जिनके बलबूते पे ये राज्य बना है वो लोग आपके हैं कि नहीं, इसके बारे में उनको कहना चाहिए। तो इस मुंबई में शाकाहार मांसाहार की वजह से मराठी लोगों को घर नहीं मिलेगा तो वो आंदोलन का मुद्दा नहीं बनता है। लेकिन कबूतरों की कोई जगह अगर चेंज हो जाती है तो मिनिस्टर आके वहां पे इंटरवीन करता है, क्योंकि वो भी उस कम्युनिटी का है। तो मुंबई शहर में कबूतर होना मराठी होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका एक स्टेटमेंट है कि मराठी शालाओं में शिक्षक नहीं है, ये भैया लोग कहाँ से आ जाते हैं? मैं आपको मेरा स्टेटमेंट पूरा बताता हूँ, क्योंकि किस तरह से मराठी के विषय में कहने वाले लोगों का हिंदी माध्यमों में रिपोर्टिंग होता है, उसका भी इससे संबंध है। हमने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। जब तीसरी भाषा का कंपल्शन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया और उसके खिलाफ हमने कैंपेन किया, तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमने हिंदी क्यों कंपलसरी की है, क्योंकि हमारे पास हिंदी पढ़ाने वाले ढेर सारे टीचर अवेलेबल है। ये मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, एक बार नहीं 4 बार किया गया है, पब्लिक फोरम पे किया गया। हमारा कहना यह है कि इस राज्य में 2014, 19, 22 3 बार अलग अलग गवर्नमेंट्स ने नॉन मराठी स्कूलों में मराठी कंपलसरी की है एज सेकेंड लैंग्वेज, समटाइम्स एज थर्ड लैंग्वेज। लेकिन पिछले 5-7 सालों से बहुत कम स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर मराठी कंपलसरी किया है, क्योंकि लोग कहते हैं हमारे पास टीचर नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पेरेंट्स का विलिंगनेस नहीं, ढेर सारे कारण देते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा है कि अगर मराठी पढ़ाने के लिए आपके पास टीचर नहीं है तो हिंदी पढ़ाने के लिए आपके पास टीचर कहाँ से आते हैं? तो उसका कारण क्या है? पिछले 10-20 सालों में हमारे यहाँ पे बीएड और डीएड कॉलेजेस की फैक्ट्री बनी है। लगभग 7 से 10 लाख बच्चे हमारे यहाँ पे बीएड और डीएड करके अनएम्प्लॉयड है, बेकार पड़े हैं। इनमें से लोग हिंदी वाले भी बच्चे हैं, जो मराठी बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी में बीएड डीएड किया है, और जो हिंदी भाषी बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी में बीएड डीएड किया है। वो क्यों किया है? इसके लिए आपको हिंदी की एजुकेशनल और पेडागॉजिकल जो इकोसिस्टम है वो समझ लेनी इसलिए चाहिए कि स्कूलों में
9वीं और 10वीं में, 12वीं में और 3rd ईयर में जब हिंदी में लोग ग्रेजुएशन करते हैं, वहाँ पर जिस तरह से हिंदी के बच्चों को मार्क बांटे जाते हैं, वहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे लोग ऐसे काफ़ी सारे मराठी भाषी बच्चे हैं, वो हिंदी 11th और 12th में इसीलिए लेते हैं, ना कि उनका उस भाषा से उन्हें कुछ लगाव है, क्योंकि मार्क ज़्यादा मिलते हैं। महाराष्ट्र के विधान मंडल में इस विषय पर चर्चा हुई है कि हिंदी ज़्यादा बच्चे ले रहे हैं तो हम मराठी को स्कोरिंग क्यों नहीं बना रहे हैं। तो मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि हिंदी के आधार पर, हिंदी भाषा के आधार पर एम्प्लॉयमेंट बनाना और यहाँ पर हिंदी भाषा के आधार पर एम्प्लॉयमेंट की इकोसिस्टम बनाना, ये कोइंसिडेंस से नहीं हुआ है, ये डिज़ाइन से हुआ है। और ये अगर डिज़ाइन से हुआ है और उसका अगला कदम हम अगर तीसरी भाषा, बनाया ये डिज़ाइन? पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाया है। तो वो तो महाराष्ट्र की है ना? वो भी महाराष्ट्र की है, लेकिन इसीलिए हम उनको कहते हैं कि ये केवल सरनेम के मराठी लोग हैं। यहाँ इसमें कांग्रेस है, इसमें बीजेपी है, और ये सारे कौन लोग हैं? जैसे ये घूमते हुए माइग्रेंट बर्ड रहते, वैसे माइग्रेंट पॉलिटिशियन है, जैसे संजय निरुपम है, कृपाशंकर सिंह है, जो वैसे हर पार्टियों में घूम घूम कर जहाँ जहाँ पर उनको लगता है कि अपने खुद के इंटरेस्ट के साथ में उत्तर भारतीयों का नोशनल इंटरेस्ट पूरा करना वो कर सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने ये किया है। इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी टीचर्स की बढ़ती है। तो मैं जब कहता हूँ कि आपके पास मराठी के लिए टीचर नहीं है, हिंदी के टीचर है, इसका मतलब जो हिंदी अब पढ़ा रहे हैं उन हिंदी के टीचर्स के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस राज्य में पहली भाषा अगर मराठी है तो उसके लिए टीचर्स अवेलेबल करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। और ये मैं महाराष्ट्र के केवल कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूँ, आप उत्तर भारत में यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में देखिए, अगर है सेंसस में सारे राज्यों की भाषा हिंदी दिखाई जाती है, लेकिन आपको भी पता है ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी, मगही, भोजपुरी, इन सारी भाषाओं में लोग बात करते हैं। तो हिंदी ने मराठी पर अगर आक्रमण किया है तो पिछले 30 साल से किया है। इन भाषाओं पर हिंदी ने जो आक्रमण किया है वो इसके पहले किया है। तो हम तो भोजपुरी लोगों से, ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी लोगों से कहते हैं कि आप पहले सफरर हैं हिंदी की हेजिमनी के, हम उसके बाद के सफरर हैं। आप लोगों ने साइलेंटली सफ़र किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम साइलेंटली सफ़र करेंगे। हम हमारे राज्य के लिए, हमारी भाषा के लिए बात करेंगे, और अगर आप आपकी भाषा के लिए बात करोगे तो हम आपकी सहायता भी करेंगे। आपको लगता है, चूंकि आप प्रोफेसर भी हैं, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसने एकेडमिक्स के ज़रिए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट की है? देखिए, एनईपी जब आया पूरे देश में तो बहुत सारे लोगों ने उसकी वर्कशॉप्स लिए पूरे देश में, और एक जिसे हम इंग्लिश में फेट अकम्पली कहते हैं, उस तरह से पूरे देश के सामने एनईपी को लाया गया है। और जब लाया गया है तो इसका एक प्लॉजिबल कारण उन्होंने क्या बताया कि भाई 16 साल तक हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, तो वो 1 साल यूरोप में जाके या अमेरिका में जाके पढ़ते थे, फिर उनको डिग्रियाँ मैच करने में दिक्कत होती थी। ये एक बात उन्होंने कही है। फिर कहा है कि वोकेशनल एजुकेशन हमारे बच्चों को ज़्यादा मिलना चाहिए, उनको क्रेडिट्स दिए जाने चाहिए। तो ऐसा इस एक क्रेडिट बैंक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का बहुत जिक्र किया है, एबीसी। हाँ, एबीसी। तो आप अगर हमारे देश की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की हालत, मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी से आता हूँ, तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की अगर आप हालत देखें तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ पूरी तरह से कोलैप्स होने की कगार पर है। और एनईपी की वजह से ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ पे एक इस तरह की वर्ण व्यवस्था तैयार हो गई है कि जो परमानेंट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर या सीनियर प्रोफेसर तक, वो बहुत अच्छा कमाते हैं, और जो क्लॉक आवर बेसिस पर काम करने वाले यंग बच्चे हैं, मैं यंग भी उनको नहीं कह सकता हूँ क्योंकि कुछ लोग, उनकी उम्र 40 तक हो गई है, वो 500 रुपया या 700 रुपया एक लेक्चर का कमाते हैं। वो भी जब लेक्चर रहेगा तब कमाते हैं, जब छुट्टियां होती है तो नहीं कमा पाते हैं। और कॉलेज में या विश्वविद्यालयों में उनको वो सारा काम सौंपा जाता है जो
एक्चुअली परमानेंट प्रोफेसर लोगों का है, लेकिन सारा काम उनको आउटसोर्स किया गया है। तो इस वर्ण व्यवस्था में, नई प्रोफेसरों की वर्ण व्यवस्था में हमारी यूनियंस भी कुछ नहीं करती है। हमारी यूनियंस भी उन्हीं लोगों के बारे में बात करती हैं जो प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि प्रोटेक्टेड लोग जो है वो सारा सब्सक्रिप्शन भरते हैं। जो नौकरी नहीं कर पाता, कमाई नहीं पाता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो एनईपी का मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लगता है, और ये जैसे जैसे किसी भाषा के लिए, लोगों के लिए बोलना हमारे यहाँ पर राष्ट्रद्रोह है, एनईपी के बारे में बोलना भी राष्ट्रद्रोह है। तो एनईपी के बारे में हमें इसलिए बोलना चाहिए कि हमारे बच्चे सीखने के बाद में नौकरियां मिलेगी क्या, ये सवाल है, लेकिन हमारे बच्चे उस 16 साल तक जा पाएंगे क्या? क्योंकि अगर उनकी स्कूलें इस तरह की है जहां पर 8 या 10 किलोमीटर तक बच्चों को स्कूलें नहीं मिल रही हैं, ऐसी बहुत सी स्कूलें हैं मेरे राज्य में। मैं देखता हूं कि 4 स्टैंडर्ड्स को एक टीचर पढ़ा रहा है 40-50 बच्चों को। इस तरह के हालात जब रहते हैं, और अब जब हमारा शिक्षक, हमारे यहाँ का टीचर केवल गवर्नमेंट के फॉर्म भरने में बिजी है, ऑनलाइन फॉर्म्स भरने के काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि दिस इज द न्यू एजुकेशन सिस्टम वेयर एजुकेशन इज absent। ये स्कूल में हो रहा है, ये कॉलेजों में हो रहा है, ये विश्वविद्यालयों में हो रहा है। और हम चाहे पूरी दुनिया के बारे में ना बात करें, मैं हमारी कम्युनिटी से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपको डर लगे कि भाई हम पॉलिटिकल कम्युनिटी के बारे में क्यों बोले, लेकिन जहाँ पर अपना घर जल रहा है, कम से कम उसके बारे में तो हम बात कर सकते हैं। सर, आपने घर जलने की बात की। 1,29,000 स्कूल पिछले 10 साल में पूरे देश में बंद होगा, ये सरकार का IDSE प्लस का डेटा है। अब मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम ऑलमोस्ट कोलैप्स होने के कगार पर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने हालात को बेहतर करने के बजाय उसको ख़राब किया है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किस तबके को होगा? देखिए, समाज का जो सबसे निचला तबका है, अनुसूचित जाति जमाती के प्रवर्ग हैं, अल्पसंख्यक है, वो इसके सबसे बड़े विक्टिम्स होने वाले हैं। आपने अभी जो पूरे देश का आंकड़ा दिया, हमारे राज्य में 18,000 स्कूलें बंद होने जा रही हैं, और ये उनको ये कहते हैं शून्य शिक्षक की शाला, जहाँ पे 0 टीचर्स रहने वाले हैं। क्योंकि वो जो उन्होंने जिस तरह से एनरोलमेंट टीचर्स का डिसाइड किया है, बच्चों का किया है, वो टीचर्स अफोर्ड नहीं कर पाते। तो कुछ दिनों के पहले सिंधुदुर्ग में 20,000 लोगों का एक मोर्चा आया, एक जिले के लिए, सिंधुदुर्ग जैसे छोटे जिले के लिए बहुत बड़ी तादाद है। इस मोर्चा के सामने हमारे जो फिशरीज मिनिस्टर थे वो गए, और उन्होंने बहुत ही कर्टली लोगों की डिमांड जो थी वो सुनी, मांगे सुनी, और उन्होंने कहा कि कल मैं जा रहा हूँ कैबिनेट में, और मैं CM साहब से बात करूँगा और आपका सवाल हल हो जाएगा। अब वो उस दिन के बाद में हो सकता है कि 4 या 5 कैबिनेट हो चुकी हो। अब ये सवाल क्यों नहीं हल होता? क्योंकि उस मुकाम पर, उस पॉइंट पर उनको केवल एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि जो 20,000 लोग एजिटेटेड उनके सामने आए हैं, वो बिना कुछ दंगा किए अपने घर चले जाएं। इस तरह से जब आप टेंशन डिफ्यूज करते हो तो लोगों का मरना आज से कल पे चला जाता है। तो ये जो 18,000 स्कूलों हमारे यहाँ पे बंद हो रही है, वहाँ की लड़कियाँ जो थी, जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाली है। हम 10-12 साल मराठी स्कूलों के लिए लड़े हैं, और हमने देखा है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी मराठी स्कूलें जब बंद पड़ती है तो पहले लड़कियों की स्कूल बंद हो जाती है। वो चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी की हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी की हो, या पिछड़े गुटों की हो, जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं लोगों का नुकसान होना बढ़ता जाता है। तो ये जो सारा तबका है, ये सारा तबका गवर्नमेंट के यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कूलों में पढ़ता है। तो लोगों का क्या कहना है? लोगों का कहना है कि भाई आप प्राइवेट स्कूलों में चले जाओ। तो प्राइवेट स्कूलों में आपको पता है RTE आया। RTE जब आया तो अब हमारे सारे जो समाजवादी सोशलिस्ट मित्र थे वो काफ़ी खुश थे। उनको लगा कि अब गरीबों के बच्चों को पढ़ाई उनकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे महाराष्ट्र का और राज्यों का भी, तो RTE के दरमियान जो लोग एडमिशन्स ले रहे हैं, सारे एडमिशन्स इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में हो रहे हैं। तो इन 25% जो फीस मिल रही है वो बैकडोर ग्रांट इन एड है इंग्लिश मीडियम की स्कूलों के लिए, जो पब्लिक स्कूल के लिए मिलना चाहिए। तो ये मुझे लगता है बहुत
बहुत डरावनी बात है कि गांव की किसी दुर्गम इलाके की स्कूल अगर बंद होती है तो हम लोगों का सपना देखने की ताकत को पूरी तरह से निकाल देते हैं। बहुत ज़रूरी बात आपने की है कि बैक डोर से ग्रांटी नेट, ऐसा हरियाणा में भी हो रहा है और नॉर्थ इंडिया के भी कई राज्य इसको फॉलो करने जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि इस इंटरव्यू के देखने के बाद मराठी जनता से तो ज़्यादा हिंदी जनता आपकी फ़ैन हो जाएगी, क्योंकि आपकी हिंदी इतनी बढ़िया है। तो आपने शुरू में झूठ बोला था कि आपकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, शानदार हिंदी बोल, लेकिन मेरा जो सवाल है, आप इतने कन्विंसिंग तरीके से बात करते हैं, इतने शानदार तरीके से आर्टिकुलेट मैनर में उसको सामने रखते हैं, आपकी तरह के लोग राजनीति में आने के बारे में, सक्रिय भूमिका लेने के बारे में क्यों नहीं सोचते, भागते क्यों रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, मैंने सोचा नहीं है। नहीं, आपने एक बार सोचा है। मैं जो काम करता हूँ उसे पॉलिटिकली मानता हूँ, और मैंने जैसे आपसे पहले भी बात करते हुए कहा, मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसका, जिसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, उसका पूरा चेहरा बदलना है, कायांतरण उसको हिंदी में कहते हैं। कायांतरण, उस तरह का काम नई राजनीति हम कर सकते हैं, ऐसा हमको लगता है। लेकिन ऐसा मुझे लगने से कुछ नहीं होता है। जब मैंने 2018 में चुनाव लड़ा, वो शिवसेना के कैंडिडेट के खिलाफ लड़ा था, तो उस कैंडिडेट का, उस पार्टी के कैंडिडेट ने उसके पिछले 12 सालों में जो कुछ नहीं किया था वो हमने पूरा एक्सपोज किया। उसका उतना फायदा सेना को हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ। उनके जो सारे वोटर सोए हुए थे वो सारे जाग गए। उनको लगा कि इस आदमी की वजह से हमारी पार्टी की बदनामी हो रही है। तो पहले वाला कैंडिडेट 12,000 वोट उसको मिले थे, हमारे प्रयास के बाद में उनके कैंडिडेट को 16,000 वोट मिले और मुझे 320 वोट मिले। तो मैं ऐसा कुछ फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ हूँ, ऐसी कोई मेरे में सुइसाइडल टेंडेंसी नहीं है कि भाई मैं छोड़ दूंगा। मैं डटा रहने वाला आदमी हूँ। लेकिन बात यह है कि मैं नौकरी करता हूँ, मैं अपना घर चलाता हूँ। ये सारा करने के लिए, जैसे प्रथमेश का आपने जिक्र किया कि प्रथमेश और प्राजक्ता ये चैनल चलाते हैं, ये सारा हम जब करते हैं तो हर शाम को हमको ये सोचना पड़ता है कि कल क्या करना है। मैं जो अभ्यास केंद्र चलाता हूँ, 6 महीने के एक साल के पहले हमने एक ऐसी मीटिंग ली थी और सोचा था कि अगर हमारा समाज कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है तो क्यों ना हम इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दें। लेकिन फिर फडणवीस साहब हमारी मदद के लिए आ गए। उन्होंने इस तरह के डिसीजंस लिए कि मराठी समाज जो पूरा कोमा में चला गया था, उसको कुछ ऐसा लगा कि भाई कुछ ठीक से करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति करनी चाहिए, लेकिन मैं जो राजनीति करना चाहता हूँ मैं अपने सोच पे करना चाहता हूँ। ऐसा बहुत पॉसिबल है। देखिए, कोई विधान परिषद दे सकता है, कोई राज्यसभा दे सकता है। इस तरह की राजनीति से एक व्यक्ति का कुछ ठीक होना, ये भी, इसको भी लोग अब हमारे राज्य में विकास मानते हैं। लेकिन इस तरह का भद्दा और घिनौना विकास मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी अपनी जो क्षमता है एज अ संगठक, एक ऑर्गेनाइजर, अगर मैं उसे पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाऊँ तो हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं। इस इंटरव्यू के आखिर की तरफ पढ़ रहे हैं, आरएसएस के 100 साल हुए हैं। आरएसएस महाराष्ट्र में पैदा हुआ और बहुत एग्रेसिव तरीके से उसने एक बार फिर से अपने आप को फैलाने का काम शुरू किया है। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आरएसएस को रोकना होगा, उसके फैलाव के साथ एक कारगर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। कैसे आरएसएस को रोका जा सकता है और उसको क्यों रोकना चाहिए? क्या ये एंटी डेमोक्रेटिक नहीं होगा? देखिए, आरएसएस को रोकना एंटी डेमोक्रेटिक इसलिए नहीं है कि आरएसएस का ओरिजिनल ढांचा ही एंटी डेमोक्रेटिक है। तो इसके लिए मुझे उस बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और आरएसएस को किस तरह से रोका जा सकता है, जो हमने शिवसेना के लोगों को बहुत बार बताया है। जब उद्धव ठाकरे साहब उनके भाषण में कहते हैं, माझ्या हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो एंड मातांनो, सो ही अपील्स टू ऑल हिंदू बांधव, सो वी कीप टेलिंग हिम, कहाँ है आपके बाकी सारे हिंदू बांधव? वो तो आपको सुन भी नहीं रहे हैं। तो आपकी जो सुन रहे हैं उनसे आप बात कीजिए। तो अगर महाराष्ट्र के लोग आपकी सुनते हैं तो उनसे बात कीजिए। बिहार के लोग अगर तेजस्वी की सुनते हैं तो उनको उनसे बात करनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे देश में लैंग्वेज और फेडरलिज्म, इनका अगर कुछ इंटरफेस बनता है और इनके इंटरफेस के बलबूते पर खड़ी राजनीति तैयार होती है, तो एक पैन इंडियन कोलैबोरेशन आरएसएस के खिलाफ तैयार हो सकता है। और वो तैयार होने की पॉसिबिलिटी देश के दक्षिणी राज्यों में ज़्यादा है,
क्योंकि वहाँ पर उनका सोचना, तमिलनाडु हो या कर्नाटक हो या केरला हो, वहाँ पे ये सोचना अलग है। जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र में आरएसएस पैदा हुआ, जैसे महाराष्ट्र में आरएसएस पैदा हुआ, यहाँ पर सेवा दल भी पैदा हुआ, यहाँ पर कम्युनिस्टों का भी उगम हुआ, यहाँ पर बाबा साहब की भी राजनीति आई। तो महाराष्ट्र अगर आरएसएस को, और कम्युनिस्ट पार्टी के भी 100 साल हो रहे हैं। हाँ, आरएसएस को अगर महाराष्ट्र उनके 100 साल होने तक थोड़ा घसीट कर रख चुका है, तो इसका कारण ये है कि महाराष्ट्र में आरएसएस इज नॉट द सिंगल नैरेटिव। अब महाराष्ट्र हैज़ मल्टीपल नैरेटिव्स। आरएसएस वांट्स टू प्रेशराइज देम, आरएसएस वांट्स टू यूसर्प देम। ये जो ख़त्म करने का है, क्योंकि जैसे आरएसएस के लोग आप सुनते होंगे, आज वो कहते कि भाई मुसलमान हमारे हैं, कल वो कहते कि लेकिन मुसलमान कल तो हिंदू ही थे, तो कल से भी हमारे थे, आज से भी हमारे हैं। तो उनका ये जो दोगलापन है, उनका ये जो ऑक्टोपस का सोच है, इस ऑक्टोपस की सोच को अगर चैलेंज करना है तो केवल महाराष्ट्र उससे फाइट नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र अपनी भाषा और फेडरलिज्म, तमिलनाडु अपनी भाषा और फेडरलिज्म, और उत्तर भारत के लोग भी अपनी अपनी भाषाएं। सर, आप बार बार भाषा पर जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के नैरेटिव को डिमोलिश करने के नाम पर। आपको नहीं लगता है कि ठीक है, आरएसएस और भाजपा ने हिंदू राष्ट्र पर तो काम किया है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा उसने कास्ट की सोशल इंजीनियरिंग पर काम किया है और उसका फ़ायदा उसको ज़्यादा मिला है बनिस्पत। आप अगर उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल को देखें तो जैसे जैसे बीएसपी नीचे गई है, वैसे वैसे बीजेपी का उभार हुआ है। तो उभार के बाद वहाँ हिंदू राष्ट्र का नैरेटिव चलाने की ज़रूर कोशिश करती रही है भाजपा, और वो उस पोस्टर उसका वही है, लेकिन भीतर भीतर वो कास्ट को लेकर एक सोशल इंजीनियरिंग चलाती है। और ये पूरे देश में जो अपोजिशन पार्टियां हैं आज की, वो इसमें फेल हो गई, इसको समझ ही नहीं पाई। बहुत सारी पार्टियों ने तो, कम्युनिस्ट पार्टियों ने जैसे कास्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने बहुत समय तक एक्सेप्ट नहीं किया कि हमको कास्ट पर काम करना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पे हम कम्युनिस्टों को बहुत बार बोल चुके हैं कि उनको कास्ट समझती नहीं है, उनको लैंग्वेज समझती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट और राज्यों में कैसे मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो वो सोचते ज़्यादा है, एक्ट कम करते हैं, तो उनको बताने के लिए भी हमको थोड़ा वक्त लगता है। अब जैसे आपने कांग्रेस का कहा, कांग्रेस वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द पॉलिसी ऑफ कोऑप्शन। जैसे हमारे यहाँ पे सारी रिपब्लिकन पार्टी जो है, तो आपको विधान परिषद दी जाए, आपको पंचायत समिति दी जाए, इस तरह से उन्होंने लोगों को वहाँ पे ऑक्यूपाई करके रखा है। और जब तक वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम का मॉडल प्रिवेलेंट था, तब तक लोगों की अपेक्षाएं भी ज़्यादा नहीं थी। अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि लोग कांग्रेस को पूछते हैं कि आप क्या ऑफर करते हैं। तो बीजेपी अगर ज़्यादा ऑफर करती है, और बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग को जो आपने कहा, जो देवरस, बाला साहेब देवरस के टाइम से उन्होंने उस प्रोसेस को शुरू किया, बीजेपी की एक सोशल इंजीनियरिंग पॉलिटिकल प्रोसेस से मिलती है और दूसरी सोशल इंजीनियरिंग कल्चरल प्रोसेस से मिलती है। तो आप देखेंगे कि उनके जो ऐसे कुछ ब्राह्मण पॉलिटिकल एलिट है जो नोमैडिक ट्राइब्स में काम करते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो ये हमारे राज्य में वो समरसता की भाषा बोलते हैं। लेकिन हमारे राज्य में जो समता की भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनमें से कुछ लोग जेल जाकर आ चुके हैं, तो उनकी समता की भाषा पर लोग नहीं भरोसा रखते। आप जैसे देखेंगे, छगन भुजबल और अजित पवार और शरद पवार, ये सारे लोग समता और महात्मा फुले इनके बारे में बात करते रहे। इनकी महात्मा फुले के विचार की अभिव्यक्ति पर लोग क्यों विश्वास रखें, जब इनका पूरा पॉलिटिक्स ही ऑलमोस्ट लाइक इट्स अ मॉकरी। तो बीजेपी के बारे में वो सोशल इंजीनियरिंग तो कर ही रहे हैं। जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में माड़ी, धनगर, वंजारी, इन लोगों को साथ में लाया, लेकिन अब आप देखेंगे कि कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से, पूरे सारे तबकों पे वो देख रहे हैं कि अगर बुद्धिस्ट उनको नहीं हेल्प कर रहे हैं, तो दलितों में वो महाराष्ट्र में मातंग, चर्मकार और ढोर समाज के पास जा रहे हैं, वो एनटी के पास जा रहे हैं, वो एसटी के पास जा रहे हैं, और वहाँ पर वो कुछ पिग्मी लीडरशिप तैयार कर रहे हैं। तो जब वो पिग्मी लीडरशिप तैयार करते हैं, और जो टेलीविज़न लीडरशिप है, लेकिन जिस तरह से उनकी ट्रोल आर्मी वर्क करती है, जिस तरह से उनका पूरा नैरेटिव सेट हो जाता है, 15 दिनों में एक आदमी धनगर समाज का लीडर बन जाता है, 15 दिनों में एक आदमी मुसलमानों का लीडर बन जाता है। ये जो है, ये चैलेंज करने का कोई मैकेनिज्म न कांग्रेस के पास है,
ना सेना एमएनएस के पास है। एनसीपी के बारे में तो मैं कहूँगा नहीं, बिकॉज दे आर नाउ अ पार्टी इन नॉन एग्जिस्टेंस। और दलितों की जो पार्टियां हैं वो अब जैसे आप क्या कहते हैं सीजनल बर्ड्स होते हैं, वैसे हर एक विधानसभा चुनाव के पहले वो लोगों को बताते हैं कि हम एक साथ आने वाले हैं, लेकिन वो आते नहीं हैं। सो बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट को ना पॉलिटिकली चैलेंज है ना कल्चरली चैलेंज है, लेकिन जब उसको नहीं चैलेंज करेंगे तो मुझे लगता है कि देर वुड बी अ न्यू नॉर्मल where cultural homogenization, where cultural monolithic world is going to be the most abnormal thing considered highly normal in the country. तो मतलब ये कंप्लीट सरेंडर की स्थिति है मौजूदा माहौल में। ये सरेंडर की स्थिति है, और ऐसी सरेंडर की स्थिति है जिसमें बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से ये सरेंडर है ये पता ही नहीं है। नरेंद्र मोदी की सत्ता से लड़ा जा सकता है, और अगर लड़ा जा सकता है तो उस लड़ाई के मोर्चे क्या होंगे और उसका नेतृत्व कौन लोग कर सकते हैं? देखिए, ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ऐसा कोई ऑटोक्रेट नहीं है, इलेक्टेड ऑटोक्रेट नहीं है जिससे नहीं लड़ा जा सकता है। तो एक वक्त था जब लोग इंदिरा गांधी जी से नहीं लड़ सकते थे, ऐसा मानते थे, लेकिन इमरजेंसी के बाद में उनकी सरकार को फेंक दिया गया। 1984 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने मिस्टर क्लीन के प्रीमाइस पर, तब तो उनको 404 सीटें थी। लोगों को लगता था 1987 तक कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन बोफोर्स आया, फेयरफैक्स आया और वो चले गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी गवर्नमेंट का जाना ये तब तक पॉसिबल है जब तक आप ह्यूमनली उनसे फाइट कर रहे हो। हम इंसान से फाइट कर रहे हैं, हम मशीन से कैसा फाइट करेंगे मुझे मालूम नहीं। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और दूसरा जो आपने कहा, मुझे लगता है कि आरएसएस का और बीजेपी का और उनके जो मुखौटे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनका जो एजेंडा है वो एंटी फेडरल है, एंटी फेडरलिज्म है। जैसे आपने कर्नाटक और तमिलनाडु इन दो राज्यों में पिछले 2-3 दिनों में देखा है कि वहाँ उन राज्यों के गवर्नर वहाँ पर जब उनका स्पीच था, उस स्पीच के दौरान पहले 10 मिनट में निकल गए हैं। यही चीज़ केरला में आरिफ मोहम्मद खान ने की है। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर उनको गवर्नमेंट गिराने का कोई और तरीका मिल नहीं रहा है। महाराष्ट्र में तो उनको मिल गया, पार्टी के टुकड़े वो कर सके। मुझे लगता है इनसे लड़ने के लिए जब तक हम इस देश को जेन्युइन फेडरलिज्म के तरफ ले जाने का नहीं सोचते हैं, और जैसे पेरियार से लेके बहुत सारे लोग इस देश में कहा है लोगों ने कि ये देश जैसे अमेरिका जिस तरह का फेडरेशन है उस तरह का नहीं है। सारे प्रांत एक इकट्ठा हुए और अमेरिका बनी, हमारा देश बना और उसके बाद में राज्य बने, और हमारे राज्य जो है वो उनकी बाउंड्रीज कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, उनकी सीमाएं चेंज हो सकती है। जैसे आपने सोनम वांगचुक का अगर हम उदाहरण लें तो एक 2-3 सालों के पहले सोनम वांगचुक वाज ऑलमोस्ट इन लव विथ नरेंद्र मोदी। उनको लगता था कि भाई ये तो मसीहा है। तो हमारा जो किसी लीडर, किसी एक आइडल के बारे में सोचना है, हमारी उनके बारे में सोच 3 इडियट्स से शुरू होती है, फिर मोदी की प्रशंसा के तक जाती है, और अंत में वो जेल में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है, और वो क्यों जेल में जाते हैं, क्योंकि जो लद्दाख का यूनियन टेरिटरी है, उस लद्दाख को एक छोटा राज्य बनाने के लिए, उसके लिए अलग शेड्यूल लगाने के लिए अगर कोई मिनिमम डिमांड वो करते हैं, और ऐसा आदमी जो उनकी प्रशंसा कुछ सालों पहले कर रहा था, उसके ऐसे फोटोज निकलते हैं कि वो पाकिस्तान चला गया है, वो चाइना से मिला हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर इनके खिलाफ लड़ना है तो इनकी सारी ट्रोल इकोसिस्टम, ट्रोल फार्म से भी लड़ना पड़ेगा, और उसके लिए ये सारी लड़ाई 10-20 सालों तक की है। और ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई हो सकता है 10-20 सालों में हम जीत जाएं, लेकिन जिस तरह का आइडियोलॉजिकल पॉइजन इन्होंने इस सारी सिस्टम में डाला है, उस पॉइजन को निकालना उसके बाद में 25 साल अगर हम बहुत सिंसियर मेहनत करें तब ही पॉसिबल हो सकता है। सो नरेंद्र मोदी और अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस इज द सिम्टम ऑफ अ डिसीज। The disease is completely different. So we may work on the disease symptom. The symptom might vanish, but the disease is
देयर इन नागपुर, दैट डिसीज हैज टू बी टेकन। क्या ये सवाल पूछना वाजिब होगा कि इस देश के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में जो पढ़ाने वाले टीचर्स थे, जो प्रोफेसर्स थे, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो एक जनरेशन तैयार करें जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को आगे ले जाए। उसने डिच किया है इस देश की जनरेशंस के डिश साथ। तो हमारे यहाँ पे प्रोफेसर टीचरों ने किया है, राइटर्स ने किया है, हमारे सारे वही बात कह रहा हाँ, सभी जो हमारा अभिजन है उन सब लोगों ने किया। हमारे यहाँ पे मराठी भाषा के बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे राइटर्स लोगों को पता नहीं है, हमारे पोइट्स को पता नहीं। क्यों पता नहीं है? क्योंकि वो जहाँ पर मुशायरों में जाते हैं वहाँ पे उनको जब शाम को खाने को मटन मिलता है और रात को पीने को दारू मिलती है, दे आर वेरी हैप्पी। उनको लगता है कि अब मराठी के सामने कोई दिक्कत नहीं। ये सारा हमारा जो पॉलिटिकल एलिट, हमारा जो इंटेलेक्चुअल एलिट है, राइटर्स हो, आर्टिस्ट हो, ये सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है, मेरा नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस क्या है, मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, मैं किसके गुड बुक्स में रहने के बाद में मुझे नई ग्रांट मिल सकती है, मैं देश में या विदेश में जा सकता हूँ। तो जब 100 में से 99 लोग इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपकी पूरी इकोसिस्टम कोलैप्स ही होने वाली है। तो आप जब कहते हैं कि डिच किया है, तो डिच इज़ अ वेरी माइनर वर्ड, तो बेवफाई है ये पूरी। इस तरह से हमारी ईमानदारी, ये कम्युनिटी की जो ईमानदारी होती है, इस ईमानदारी से हम अगर काम नहीं करेंगे तो ये कहने से कुछ नहीं हुआ कि हमारा देश 3000 साल पुराना है, हमारे यहाँ पर ये सारी परंपराएं हैं, या इमरजेंसी के टाइम पे इस तरह से लोग जेल गए। इमरजेंसी के टाइम पे लोग गए थे ना जेल में, 18 महीने लोग जेल में गए थे, लोगों ने अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ की थी। उस वक्त काफ़ी सारे टीचर्स भी जेल में गए थे। अब हमारे यहाँ पे मैं देखता हूँ कि लोग व्हाट्सएप स्टेटस शेयर करने से पहले सोचते हैं और फिर बताते कि भाई ये मुझे दिखा दो। शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि शेयर करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट बन जाएगा तो वो वायरल हो जाता है। तो जब हमारे समाज में अभिजन डरपोक होता है तो हो सकता है कि मासेस अंत में सारी लड़ाई अपने हाथ में ले ले। लेकिन हमारा एलिट जो है वो डरपोक तो है, लेकिन फिर ये भी कहता रहता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो करेंगे उनको बहुत ही लेजिटिमेट तरीके से करना चाहिए। सो इफ़ यू आर नॉट अ स्टेक होल्डर, अगर आप लड़ने ही वाले नहीं हैं, तो जो लड़ने वाले हैं उनको अपना तौर तरीका डिसाइड करने दीजिए। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो कम से कम हटिए। अगर आप हट जाएंगे तो जो लड़ने वाले हैं वो लड़ेंगे, मरेंगे तो आप आ जाइए उनकी बरसी पे। जो लड़ेंगे वो जीतेंगे, जो नहीं लड़ेंगे वो हो सकता है बायोग्राफीज लिखेंगे अपनी हार की। एक आखिरी सवाल कि आप अध्यापक हैं, मराठी अभ्यास केंद्र चलाते हैं, तो जो लोग मराठी सीखना चाहते हैं, जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, और वो इस वजह से, हिचक की वजह से नहीं सीख पाते हैं कि बहुत कठिन प्रक्रिया है, कैसे सीखें लोग मराठी, क्या फॉलो करें, कितने दिनों में सीख सकते हैं? अब देखिए, मुंबई मराठी साहित्य संघ नाम की एक संस्था है मुंबई विश्वविद्यालय में मराठी विभाग है उनका, और मुंबई विश्वविद्यालय में जर्मन विभाग भी है, जहाँ की हमारी कलीग है विभा सुराणा। उन्होंने जर्मन जिस तरह से नॉन जर्मन लोगों को सिखाया जाता है, उस तरह से 6 लेवल का उन्होंने सिलेबस बनाया। वो सारा सिलेबस हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है, हमारे यूनिवर्सिटी की साइट पर ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो और वहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे उन्होंने जो बनाया है उसमें केवल एकेडमिक डिस्कोर्स नहीं है, वहाँ पे उन्होंने रिक्शा टैक्सी वालों के लिए किस तरह का मराठी चाहिए, नर्सेस के लिए किस तरह का मराठी चाहिए, रेगुलर हमारे यहाँ से जो वेंडर्स आते हैं उनके साथ, तो इस तरह के कस्टमाइज्ड कोर्सेज भी बनाए हैं। मैं लिंग्विस्टिक के आधार पर, हाँ, कितने दिन लगेंगे? आप ये मानकर बिल्कुल न चलें कि जो महाराष्ट्र आते हैं वही मराठी सीख, जैसे मैं खुद मानता रहा हूँ, जैसे 2 भाषाएं न सीखने का मुझे अफसोस रहा है। आपके जैसे लोग तो मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, तो आपके जैसे विलिंगली कोई दूसरी भाषा सीखने वाले लोग मिलना बहुत ही फॉर्चुनेट बात है। तो मैं तो कहूँगा कि आप ना भी रहते हो महाराष्ट्र में, कहीं भी रहते हो, तो अगर 3 महीने में 2 घंटे 3 घंटे काम करके एक अतिरिक्त भाषा आती है तो ज़रूर सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं आपसे मदद लूँगा मराठी सीखने में, और मुझे उम्मीद है कि अगला इंटरव्यू जब हम लोग करेंगे तो आधी मराठी आधी हिंदी में करेंगे। तो और एक बार फिर से
इंडी जर्नल का शुक्रिया, प्रथमेश का शुक्रिया, प्रजापिता का शुक्रिया कि हमें ये जगह और उस जगह से ज़्यादा इतनी मोहब्बत मुहैया कराई जहां हम आराम से बैठकर ये बातचीत कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सर। बहुत शुक्रिया।